So guys, here we are going to discuss and we show you some of my suggested answers. I'll show you my suggested answers of SFM paper. That's November 2020. पेपर कैसा था वो मैं लास्ट में कमेंट दूंगा, राइट। और आपको तो पता ही है पेपर कैसा था। ये सबको मदद करेगा कि भाई जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको एक बार देखने मिल जाएगा। आई एम गिविंग माई पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, राइट। इट वॉज ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ अ डाइसी पेपर, आई वुड लाइक टू से, and concluding remarks I'll pass only at the end. So without much ado, let's begin. So question number 1A क्या पूछा था? 1A भाई क्या पूछा गया था हमको? 1A पूछा गया था ZX Limited has made purchases worth $80,000 on 1st May 2020 for which it has to make a payment on 1st November 2020, यानी after 6 months. Present exchange rate INR bar USD 75. ठीक है, the company can purchase forward dollars INR bar USD 74. The company will have to make an upfront premium at the rate 1% of forward amount purchased. The cost of ZX Limited is 10% per annum cost of funds, right? तो ये जो हम लोग प्रीमियम ये जो प्रीमियम भरने वाले हैं हमको, ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फॉर दैट पर्पस वी वुड रिक्वायर 10% पर एनम का हमको लोन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड्स लगाएंगे उसमें, इट विल बी अज्यूम टू बी बोरोड, राइट। तो pretty simple sum. The company can hedge its position with the following expected rate of USD in foreign exchange market on 1st of May 2020. भाई ये तो डेट गलत लग गया यहाँ, ये होना चाहिए था 1st November 2020। ये क्या है भाई? कॉट ऑन मैच्योरिटीज है, जो एक्सचेंज रेट है ये क्या है? Right? So the possible rates we may land up with, right? तो क्या आ सकते हैं possible rates? It may go to 77, which has a probability of 15. It can go to 71, probability of 0.25, that's 25%, 79, 20%, and 74, 40%. You are required to advise the company for suitable cover for risk, right? ये hedging से फायदा होगा नहीं होगा वो जानना है अपन को, right? So यहां बहुत क्लियरली लिखा गया है ही परचेजेस, द ZX लिमिटेड परचेजेस। तो ये क्या हुआ है? ये हुआ इंपोर्टर, ठीक है। यहां देखते हैं ZX लिमिटेड कौन है भाई? दे आर इंपोर्टर्स, राइट। इंपोर्टर्स वुड बी हैप्पी विथ व्हाट? अप्रिसिएटिंग होम करेंसी, डिप्रिसिएटिंग फॉरेन करेंसी, राइट। मानो हेज नहीं है 2 सेकंड के लिए, राइट, कुछ नहीं है। सो ऑब्वियसली 77 is an appreciation in USD which they hate, right? 71 is going down, that's depreciation they would love, right, if they don't hedge, right? 79 hate, 74 kind of thereabout scenario, so no love hate, right? So basically हम लोग को इसमें कंप्यूटेशन करना है। अगर हेज करेंगे तो भाई 77 जाएगा तो हमारा फायदा होगा, बिकॉज we are hedging at 74, right? So we able to procure dollars at a cheaper rate, ठीक है। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। तो 77 पे जाएगा तो टेक्निकली इट वुड बी अ गुड कॉल, बट इफ इट गोज टू 71 बैड कॉल, 79 गुड कॉल, 74 क्योंकि इट्स सेम एज द फॉरवर्ड रेट, तो टेक्निकली नॉट गुड नॉट बैड, बट इट विल बी स्लाइटली बैड, रीजन बीइंग you have spent money on acquiring the forward contract, that is forward premium plus interest on the same, right? तो मात्र डिस्कशन नहीं करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था पहले क्या, वो चेक कर लेते हैं, राइट? सो विल क्विकली चेक। सी इट्स अ pretty similar question. अटेम्प्ट कहां का था भाई इसका? नंबर 2016, 8 मार्क, राइट? तो मैं इसका कलर ही बदल देता हूं, ये अच्छा कलर है। तो नवंबर 2016 8 मार्क्स के लिए आया था। हाँ, प्रोबेबिलिटीज मिसिंग थी यहाँ, करेक्ट, प्रोबेबिलिटीज मिसिंग थी, प्रोबेबिलिटीज नहीं थी। वो छोड़ के क्वेश्चन काफी सिमिलर, राइट, सो मैनेजेबल बोल सकते हैं। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। 1A
ठीक है, मैंने यहाँ गिवन दे दिया है बिकॉज व्हेन वी वुड बी डिस्कसिंग आई हैव जस्ट गिवन अ समरी ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर सो वी कैन रेफर इट वेरी क्विकली. कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड्स, जल्दी जल्दी. प्रीमियम पेड कितना भाई? 59,200. कैसे मिला वो हमको? 80,000 into 74, that is the total contract size in INR into क्या था 1%, तो 0.01, तो आ गया हमारा आंसर. इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन प्रीमियम, ये प्रीमियम था उसके ऊपर 6/12 इंटू 10/100 यानी ये 10% हो गया. 6 महीने के लिए चाहिए था हमको पैसे, तो ये आ गया हमारा 2960. तो आंसर है हमारा 62,160 with respect to cost of funding the forwards rate. ये आ गया हमारा cost of funding forwards. Expected rate of USD should be on 1st of November, right? तो यहां मैंने रेक्टिफिकेशन कर दिया है. पॉसिबल रेट्स तो यहां दे दिए, रेट्स दिए हैं आपको, प्रोबेबिलिटीज भी दे दिए हैं. ठीक, तो मैंने दो तरीके से इसको सॉल्व किया है, राइट? मेथड 1, ये बहुत लेंदी मेथड है, मैं रेकमेंड करूंगा ये आप जो मैंने आपको सम बताया था अभी, राइट, उसमें ये लेंदी मेथड यूज किया है सजेस्टेड आंसर में, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि ये नहीं भी करो तो भी एक शॉर्टकट भी मेथड बता दूंगा विच बी लाइक वन स्टेप एंड यू आर डन विद द सेम आंसर टेक्निकली, राइट? सो इफ प्राइस गोज टू 77, गेन ड्यू टू फॉरवर्ड कवर, हमको फायदा क्या हुआ? We had to purchase each dollar at 77. Because of forward, we are able to purchase at 74. So the gain is 240 minus cost of forward cover, net gain. ठीक है, वैसे ही 71 पे अगर गए तो हमको सस्ते में मिल जाता है. Just because of forward cover, we are losing it out. How much? 2,40,000 loss. ठीक है, due to forward cover. Cost of forward cover, वो तो under any scenario लागू पड़ेगा. Net loss 3,02,160. 79 पे, हाँ भाई बहुत बढ़िया गेन, राइट? बिकॉज दे आर एबल टू बाय एट मच चीपर रेट बिकॉज ऑफ आवर फॉरवर्ड कवर, राइट? कॉस्ट ऑफ द कवर, नेट गेन. The price goes to 74, there is no gain loss, but yes, there is cost of cover, so net loss, right? Then we take up these gains and losses, adjust it with the respective probabilities, and we get our probability adjusted gain or loss. So net loss प्रोबेबिलिटी एडजस्टेड आ रहा है हमारा 6160, राइट? ये हमारा आ रहा है 6160. ये हमारा फाइनल आंसर. मेथड 2, बड़ा पीस, राइट? मैंने क्या किया? कुछ नहीं, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड द एक्सपेक्टेड स्पॉट ऑन मैच्योरिटी इनटू योर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज टू गेट माय, देखो, प्रोबेबिलिटी एडजस्टेड स्पॉट प्राइस. ठीक, तो 74.7 आया. हमने फॉरवर्ड कवर कितने पे लिया है? 74 पे. अच्छी बात है, आप बोलोगे सर 70 पैसा चीप. कॉस्ट ऑफ फंडिंग दैट फॉरवर्ड, दैट इज प्रीमियम एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन सच प्रीमियम, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना, राइट? सो गेन ऑन फॉरवर्ड कवर देखो सिर्फ 56,000 आ रहा है भाई, हट जाओ, मार्कर चाहिए. 56,000 और कॉस्ट ऑफ फॉरवर्ड कवर 62,160. नेट लॉस आ गया, सेम आंसर, डिट्टो टू डिट्टो, राइट? ठीक है, तो एक नोट और बताता हूं और एक तरीका करने का. दिस इज 80,000 इंटू 74, तो ये हमारा फॉरवर्ड कवर के अंडर ये हमारा पे आउट हो जाएगा, प्लस 62,160, दैट इज प्रीमियम एंड इंटरेस्ट फॉर बोरोड फंड्स ऑन सच प्रीमियम, राइट? तो प्रीमियम के वास्ते जो हमने बोरो किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो सब मिला के 62,160 डिवाइड बाई 80,000. तो ये मैंने क्या किया? इफेक्टिव फॉरवर्ड प्राइस निकाल लिया. फॉरवर्ड 74 है, इफेक्टिव कितना है? 74.777, क्योंकि ये एड अप हो गया बालक, ठीक, राइट? सो दिस इज द 0.777 कंपोनेंट. टेक्निकली लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉरवर्ड सीधा सीधा है 74.777, राइट? व्हिच इज मार्जिनली एक्सपेंसिव, राइट? अगर आप चेक करो 74.777 और यहां 74.70, ये क्या मैंने लिया इधर? एडजस्टेड स्पॉट ऑन मैच्योरिटी ले लिया और मेरा इफेक्टिव फॉरवर्ड प्राइस ले लिया. तो क्या आ रहा है? नुकसान आ रहा है. यहां देखो गेन आ रहा था, देखो 7470 माइनस 74. या एक्चुअल फॉरवर्ड को मैंने इफेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया तो गेन पलट गया लॉस में, और लॉस कितना आ रहा है? एग्जैक्ट, राइट?
ये भी एक तरीका, बड़ा आसान सा है, तो यू कैन चूज इट आउट। आई वुड रिकमेंड, मैं हर बात पे रिकमेंड करते जाऊंगा कि आप कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। एग्जाम लेंथ ऑफ द पेपर लेंथी भी था, तो उस हिसाब से आई जस्ट गिव यू माय चॉइस ऑफ मेथड, राइट, एंड द वन विच वुड बी चोजन बाय द इंस्टीट्यूट, राइट। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ये नहीं डिस्कस करना है, राइट, क्योंकि ऑल्टरनेट सोल्यूशन और एक है, इसमें और एक भी तरीका है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन, ऑल्टरनेट मेथड नहीं, राइट, दोनों में फर्क है। बट ये जो इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड आंसर है उसके ऊपर मैंने डिस्कस किया है, राइट। सो देयर आर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस बियॉन्ड व्हाट वी हैव डन। One important alternate solution is there, but it's generally a classroom discussion wherein a different approach is used, right? Now coming on to 1B, right, a 2-year tree for a share of stock in ABC Limited is as follows। ये कैब लिमिटेड जैसा स्टडी मैट का भी सम था, कैब लिमिटेड, राइट, तो वहां आपने किया तो ये एकदम सीधा सीधा ही आपके लिए, राइट, किया ही होगा। टू स्टेज बायनोमियल इज pretty very common, right। Consider a 2 years American call option on stock of ABC Limited with a strike of 98. The current price of the stock is 100. Risk-free rate of return 5% per annum with a continuous compounding e raised to RT already provided। ठीक है, ये आपको दिया गया है, बहुत अच्छा, राइट। Assume 2 time periods of 1 year each। भाई लिखा ही बहुत क्लियरली, सुपर क्लैरिटी है क्वेश्चन में, कोई टेंशन नहीं। अगर आप यहाँ देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये 8% जंप, 8% जंप, यहाँ 5% फॉल, राइट। सेकेंड लेग में भी वैसा ही है, सेकेंड ईयर में। एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड, आपको प्रीमियम फाइंड करना है, N1 N2 N3, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। चलिए, ये तो ऐसा कुछ आया था। So my first section is the actual question, then ऐसा कुछ आया था section and then the answer, right, ऐसा कुछ आया था June 2009, right। Consider 2-year American call option with a strike of 50, stock current price is also 50, assume that there are 2 time periods 1 year each। ठीक है, आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ इक्वल परसेंटेज से अप और डाउन मूव हो रहा है, वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, तो यहाँ सीसी नहीं है, वो भी कोई खास बड़ी बात नहीं। यूजिंग बायनोमियल ऑप्शन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, ऑल्सो ड्रॉ 2 स्टेप बायनोमियल, पे ऑफ्स भी पूछना है ईच नोड पे, राइट। तो क्वेश्चन तो आया था एकदम, कोई ना ही नहीं उसके बारे में अटेम्प्ट देख लेता हूं मैं, राइट। जून 2009 बोला भी था मैंने, खुद भूल जाता हूं, राइट। सो लेट्स गो टू 1B। नाउ देखिए, मैंने पूरा ड्रॉ करके रखा है आपके वास्ते। हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देयर इज एन 8% अप मूव, 8% अप मूव, 5% डाउन मूव, 5% डाउन मूव, राइट। ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है, आप देखते ही मालूम पड़ गया होगा आपको, राइट। गिवन दिया हुआ है, सो वी कैन जस्ट हैव अ क्विक रेडी रेकनर, फिर से क्वेश्चन की तरफ ना भागना पड़े। नोट इन द सम वी कैन ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन प्राइस बाय 8%, कर लिया भाई हमने ऑब्जर्व, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर प्राइस, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर प्राइस क्या आया, 0.779, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर प्राइस 0.221। सर, first leg and second leg, will the probability differ? Not at all, my dear friends, will not differ. The reason is the percentage increase or decrease is one and the same, right। देखो, ये भी लिखा हुआ, as the percentage increase and decrease is same year on year, the above probabilities will apply to both. Yes, very good, right। computation of expected payoff, right। प्रीमियम फाइंड करना है, N1 नोड, प्राइमरी नोड बोलते हैं हम लोग इसको, यानी इंसेप्शन नोड है ये, राइट। देख लीजिए, तो पहले N1 की तरफ जाते हैं, इंसेप्शन नोड। ऑब्वियसली देयर आर 2 टाइम पीरियड्स इन्वॉल्वड, राइट, देयर आर 2 टाइम पीरियड्स इन्वॉल्वड, 1 जंप 2 जंप, 2 टाइम पीरियड्स इन्वॉल्वड, राइट। सो वी मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटीज, हाई इनटू हाई, हाई एंड देन लो, लो एंड देन हाई, लो एंड देन लो, राइट। हमने सारे पॉसिबिलिटीज कवर कर लिए। तो नोडल लास्ट फाइनल मेजॉरिटी नोडल पे ऑफ चेक करने हैं, 18.64, 4.6 इज अकरिंग ट्वाइस टेक्निकली, राइट। फिर से दिखा दे रहा हूं, तो जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे के लिए, तो उनके लिए भी मदद हो जाएगा, उनको भी एक रिवीजन मिल जाएगा,
राइट, ये वैल्यूज निकल गई 12.89, लेकिन ये 12.89 क्या है? पे ऑफ एट द एंड ऑफ 2 years, तो उसको रॉक बैक करना है प्रेजेंट वैल्यू में, तभी प्रीमियम मिलेगा। N1 की वैल्यू तभी तो मिलेगी वाला, राइट, क्या 11.66, राइट, मैंने 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया है। N2, राइट, N2 चेक करें तो ऊपर वाला नोड है, तो उसमें एक ही साल का चक्कर है। इफ यू नोटिस वेरी क्विकली, ऊपर वाला नोड ओनली 1 year, so you've taken 2 probabilities there on 779, 18.64, we get our technically probability adjusted payoff, bring it to present value, right, एक ही बार किया है मैंने, यहां देखो 2 बार किया है, स्क्वायर 1 2, राइट, यहां एक ही बार हुआ है, तो ये 14.78 है। नोडल वैल्यूज एट N2, N3, राइट, यानी नीचे वाला नोड अगर आप चेक करो, ये आ गया हमारा N3, एंड वेरी क्विकली आई विल गो टू द कंप्यूटेशंस ऑफ N3। ऑब्वियसली हाई में 4.6 आ रहा है, राइट, इट्स गोइंग अप। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है, नो पे ऑफ बिकॉज इट्स टेक्निकली आउट ऑफ द मनी, वी हैव 3.58 not adjusted for time value of money, and then I apply that 1 year period, right, bring it, rock it back technically to the end of 1 year, right, because N2 and N3 are at the end of 1 year, so 2 year की जो भी values मिली है probability adjusted payoffs will bring it to the end of 1 year, so basically 12 महीने के end पे 3.41, राइट, ऑल्टरनेट मेथड है वो डिस्कस नहीं करना है, वो सब ज्यादा इंट्यूटिव है, आंसर सेम आएगा आपको, ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं, ऑल्टरनेट मेथड है ये, राइट। नाउ जहां 1A में ऑल्टरनेट सोल्यूशन था, यहाँ ऑल्टरनेट मेथड की खाली बात हो रही है, आंसर सेम लगेगा, और ये सबसे स्टैंडर्डाइज मेथड है, द अदर मेथड इज वेरी लॉन्ग, इट्स जस्ट फॉर फन, सो 1C, हम लोग एक्चुअल बाइनोमियल इक्वेशंस यूज करते हैं, राइट, ये टेक्निकली हम लोग रिस्क न्यूट्रल मेथड से जा रहे हैं, विच इज गिविंग द सेम आंसर्स बाइनोमियल, तो इंस्टीट्यूट uses both as parallel methods, so nothing to get bothered about at all, right, वो लोग इनफैक्ट इक्वेशन मेथड नहीं यूज करते हैं, they just go by the risk neutral argument wherein you find probabilities and the way we did it, right, so 1C, let's come on to this, right, जादू वाला पेन आ गया, sorry, हाँ, on Tuesday morning before opening of the capital market, वार, इस सब ने कर दिया कईयों पे वार, राइट, येलो पे येलो दिखेगा ठीक से, चलो, तो ये रहा वार के ऊपर सम है, सच बताऊं डिफिकल्ट नहीं था, राइट, थोड़ा सा एप्लीकेशन एंड वी वुड बी थ्रू। Tuesday morning before opening of the capital market, an investor while going through his bank statement has observed the amount of rupees 7 lakh. मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं, is lying in a bank account. The amount is available for use from Tuesday till Friday, यानी 4 days, 4 दिन वो यूज कर सकता है इस पैसे, राइट। बैंक रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ रुपीज 1000, तो भाई कितना बचा, रुपीज 6,99,000, सत्यवचन, हाँ जी, तो द इन्वेस्टर डिजायर्स टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, यही हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है, ये नंबर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, वेयर वार शुड नॉट एक्सीड द बैलेंस लाइन इन हिज बैंक अकाउंट। Technically they have given us the VAR value at risk and we are supposed to backward and find out the investment value, right, for certain period of 4 days, right. Standard deviation of market price security is 1.5% per day. The required confidence level is 99%, which is nothing but a table value of 2.33, right. बेसिकली बच्चों देखो बहुत टेक्निकली सिंपल है, वार में हम लोग को कुछ नहीं करना होता है, मतलब कुछ करना होता है बट इट्स प्रीटी सिंपल ओवर हियर। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपको एक्स अज्यूम कर लेनी है, हम लोग जो भी सम में होता है, जनरली सम कैसे आते हैं वो बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे में यहाँ दिया हुआ है, सो वी मल्टीप्लाई दिस, वी गेट अ सर्टेन नंबर, राइट, दैट शोज द actual numerical absolute volatility in the stock, right,
एंड 99% कॉन्फिडेंस। तो हमारे बेल शेप्ड कर्व पे हम लोग क्या करते हैं, तो 99% कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से बहुत बहुत साइड में बहुत छोटा आएगा, यहाँ आ रहा है वेरी फार, राइट। सो बेसिकली हाउ मच इज दैट वी आर covering over here? We are covering at 99%, we are covering 2.33 SDs from the mean. सत्यवचन, राइट। तो 99% मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई आई विल नॉट लूज ग्रेटर देन दिस अमाउंट, राइट, एंड सर्टन अमाउंट, राइट। वो हमारा वार अमाउंट बोलते हैं उसको। वो कैसे कंप्यूट होता है? सो वी हैव टेकन इन्वेस्टमेंट वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2.33 टेक्निकली स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। तो ये हमारा मैक्स लॉस पर डे आ जाएगा, मैक्स लॉस पर डे। तो इसीलिए आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं मैक्स, यानी वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो टाइप से विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। तो ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है जैसे हम लोग करते हैं क्लास में। सो दैट विल गिव यू मैक्स लॉस पर डे। फिर आपको क्या मिल गया? टेक्निकली मैक्स लॉस पर डे मिल गया, विच इज उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ओवर टाइम, राइट। ये जो हमको मिला है एडजस्टेड, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू टेबल वैल्यू इनटू रूट ओवर टाइम कर दो, तो आपको फॉर दैट पीरियड, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं जो आपको पता ही है कि भाई वेरिएंस जो है, लेट मी टेल यू दैट वेरिएंस स्केल्स विद टाइम, स्टैंडर्ड डिविएशन स्केल्स विद रूट ओवर टाइम, राइट। तो इसीलिए हम लोग बीएसएम ब्लैक एंड शोल्स, अगर D1 D2 का फॉर्मूला याद करो, बॉटम में क्या लिखते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ओवर टाइम, राइट। वही टेक्निकली यहां भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, एम आई राइट? हम लोग वही कर रहे हैं। परसेंटेज स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू इनटू इन्वेस्टमेंट हमको एब्सोल्यूट नंबर में मिल जाता है, रूट ओवर टाइम और टेबल वैल्यू, खत्म, राइट। तो टेबल वैल्यू से हमको मिल जाएगा एक दिन का लॉस, फिर बाद में रूट ओवर टाइम करेंगे तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम होराइजन कितना लॉस हो जाएगा, राइट। This is a fairly new topic, that's why I've just discussed a little bit. Now, amount in account 7 lakh, ये सब गिवन में दिया है मैंने ऑलरेडी, जो डिस्कस हो चुका है, I won't waste my time on that. For a confidence level of 99%, we get table value of 2.33 SDs from the mean. Let the maximum investment amount be X, right? अच्छा डार्क हो जाता पेन यार, हाँ सही लग रहा था। So ये हमको मैक्सिमम लॉस वैल्यू मिल गई जो हम लोग लेने के लिए रेडी हैं, तो हमको वार दे दिया गया है एंड वी हैव टू रिवर्स वर्क टू आवर इन्वेस्टमेंट। इट्स प्रीटी सिंपल, राइट। सो आवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू बीइंग x, फॉर व्हिच द वार वुड बी 6,99,000, देन वी हैव 1.5% ऑफ x, दैट्स 0.015x। मैक्सिमम लॉस पर डे कितना उठा पाएंगे हम लोग? 0.03495x, maximum loss over a period of 4 days, root over time, day for which such funds are available, right। अच्छी बात है, ये आ गया हमारा, वार डाल दिया, x की वैल्यू निकाल ली 1 CR, right। Thus maximum possible investment that can be made for a given var of 6,99,000 is 1 CR। इससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा दिया तो रिस्क बढ़ जाएगा ना, हाँ ना, राइट। क्योंकि क्वांटम ऑफ एसडी ऑन एब्सोल्यूट टर्म्स वुड स्टार्ट एक्सपेंडिंग एंड वुड ब्रीच दैट 6,99,000 वार मार्क, राइट। आई हैव गिवन अ प्रूफ ओवर हियर, राइट। पीपल आर कंफ्यूज्ड कि सर ये कैसे हो रहा है, प्रूफ भी बता देते हैं आपको। मानो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़ दी हुई आपको, राइट, इज 1 करोड़ इज इन्वेस्टेड एंड देन एसडी ऑफ सच इन्वेस्टमेंट वुड बी 1.5%, तो कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए, राइट, 1.5 लाख रुपी। सो दैट इज माई एसडी। तो मैक्स लॉस पर डे कितना आ जाएगा? इनटू टेबल वैल्यू, कुछ भी मैं जैसा है वैसे ही लिखे जा रहा हूं, 3,49,500। मैक्सिमम लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 days, राइट, रूट ओवर टाइम। तो ये हमने क्या कर दिया, यहां हमने ले लिया 3,49,500 विच इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू टेबल वैल्यूज फॉर 99% कॉन्फिडेंस लेवल, राइट। तो यहां आ गया आपका रूट ओवर टाइम, ये आ गया, आया नहीं आया? फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट with the given SD, a trader can be 99% confident
that his maximum loss over a period of 4 days would not exceed 6,99,000 when an amount of 1 crore is invested. मैं जनरली बोलता हूँ कि ऐसे नोट एग्जाम में लिखने चाहिए, लेकिन ये पेपर कुछ ज्यादा ही लंबा था तो ऐसे नोट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं. प्रूफ भी मिल गया आपको बेटा. चलिए, तो सर आपने बोला था कि ऐसा कुछ आया है सेक्शन, यू स्किप्ड इट ओवर हियर. स्किप ही करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं आया है, राइट. इसके आसपास भी नहीं आया, बिकॉज आई कांट से दैट बैकवर्क सम इज सेम एज फ्रंट वर्क सम. नो, नहीं आया है मतलब नहीं आया है, राइट. तो बाहर के 2-3 सम आ चुके हैं, बट दे आर नॉट बैकवर्क सम्स, सो आई हैव नॉट कम टू दैट सेक्शन. ऐसा भी कुछ आया है, राइट. चलिए, एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं. अगर आप यहां चेक करो 2.33, हम लोग बेसिकली यहां आएंगे, राइट. 99% कॉन्फिडेंस लेवल, राइट. दूसरी बात, और एक जो मैंने देखा है खास कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला है अपने आंसरिंग को, बट देयर इज स्मॉल ट्रिवियल एरर दैट आई हैव नोटिस्ड. जनरली जैसे आप ये वैल्यूज पुश कर रहे हो, यू आर टेक्निकली गोइंग टू द साइड्स ऑफ द बेल शेप्ड कर्व एंड द एरिया, टोटल एरिया वुड ऑब्वियसली इंक्रीज. सो पॉइंट आप देखो ये सब प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं, हाँ ना, ठीक है. सो 0.9893, 0.9896 बढ़ा, 0.9998, ये तो रफली 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के आसपास पहुंच गए हम लोग, हाँ ना, राइट. तो ये भाई ये 2.32 नहीं है, राइट. क्योंकि उसके बाद देखो फिर वैल्यू डिप हो रही है, 0.9901, 0.9904, इवन इफ यू गो टू द लास्ट ऑफ द वैल्यूज, लास्ट रो भी आप चेक कर लो तो भी वो वैल्यूज नहीं आएगी. ये भूल से टाइप हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अफेक्टिंग योर ओवरऑल आंसर, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट. हो गया सर जी, धन्यवाद. राइट. 2A, लेट्स रश टू दिस नाउ. 2A, AB Industries has an equity capital of 12 lakh, total debt of 8 lakh, annual sales 30 lakh. 2 mutually exclusive proposals are under consideration for next year. The details of the proposal are as under. Right. Target asset to sales ratio, ये क्या आ रहा है? Target net profit margin 4%, 5%. Debt equity ratio 2:3, 4:1. Right, 4:1. There's lot of debts on the book. Right. Target retention ratio 75%. Over here, they've not given the percentage, but obviously they've given an absolute number which is missing over here because they've already given retention ratio. फिर क्या टेंशन लेने वाली बात है आपके लिए, राइट. तो यहाँ एनुअल डिविडेंड दे दिया, यहाँ एब्सोल्यूट टर्म में दिया, यहाँ परसेंटेज में दिया, स्मार्ट, राइट. न्यू इक्विटी रेज्ड, एक में इक्विटी रेज नहीं करना है, दूसरे प्लान में करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सस्टेनेबल ग्रोथ रेट. ऐसा कुछ आया था नहीं सर, आया था वाला, राइट. देख लेते हैं, ऐसा भी कुछ आया था सेक्शन में. जिपो, ये मैंने नाम चेंज किया हुआ है, राइट. एक्चुअल नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट केम इन November 2001 for 6 marks. चेक करो यहाँ डॉलर्स में अमाउंट, बाकी कोई टेंशन नहीं है. 12 million, 8 million, 30 million, हमारे में जो लैक्स में है, राइट. Two exclusive proposals are under consideration for next year. Target asset to sales ratio. अभी वाले सम में क्या आया है? If you notice, this number is being changed to 0.65, right? Profit margin same है. Debt equity अगर आप चेक करो, इन लोगों ने रेशियो में दिया है. अगर 0.6667 है, that is technically 0.6667 debt for 1 equity, which is technically 1 debt and 1.5 equity, which is nothing but what? 2 debt, 3 equity. Retention rate 75, right? एक नंबर चेंज हुआ है बेसिकली, और कुछ नहीं. प्रपोजल 2 में देखते हैं. टारगेट एसेट टू सेल्स रेशियो 0.62, टारगेट नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5% एंड अ टारगेट डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.8. यहां बहुत बड़ा चक्कर अलग हो गया है. अगर आप चेक करो 0.8 डेट फॉर 1 इक्विटी, दैट इफ यू स्टार्ट बैक वर्किंग, राइट, what is the number you will find? You will be finding 4:5. Am I right? ठीक है. 8 5 40, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया. सो डेट इक्विटी रेशियो वाज 4:5. अभी वाले सम में जो दिया है वो अलग है. वो क्या दिया हुआ है? 4:1. दिस इज 0.8 डेट ऑन इक्विटी. ओवर हियर जिस हिसाब से दिया है, इट्स टेक्निकली
0.8 on the entire capital base, right? That's debt plus equity argument, उसके ऊपर दे दिया है, right? तो पता नहीं ये किस तरह की मूव थी, लेकिन स्मार्ट था. It wishes to pay an annual dividend of 0.3, same है बाकी सब. Raise 1 million million in equity, right? Next year sustainable growth rate. तो ऐसा सम आया है, मैंने आपको बता दिया. कहाँ दो चेंजेस हुए हैं, ये एक चेंज हो गया है हल्का, राइट? और दूसरा यहाँ भारी भरकम चेंज हो गया है. 4:5 has been converted 4:1. So technically 0.8 on equity has now acquired what avatar, right? That's 0.8 on the entire thing, right? That's equity and debt. So let's begin, right? कहाँ गए फिर से समझे. हाँ, तो आगे बढ़ते हुए जल्दी 2A, right? मैं इस सम को रेट करूंगा एक डिफिकल्ट सम, बिकॉज समथिंग दैट इज नॉट बीन इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स दैट यू डू, देन प्रीटी ओल्ड टू बी एज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस स्टफ, लेट मी टेल यू दैट. ठीक है, तो यहाँ आते हुए ये सब मैंने गिवन दिया हुआ है, प्रपोजल 1, प्रपोजल 2. अब इसमें मैं अलग अलग आपको मेथड्स बताऊंगा. यहाँ बहुत ध्यान देना है. जनरली ICI applies one method, I apply another method, we both get the same answer. Great, no problems, right? But there is another method that we can apply, or alternative solution, sorry, not another method, I would like to say, which gives a different answer. I'll be showing you everything and what ICI has been has followed in this 2001 वाला sum, right? तो थोड़ा जल्दी करेंगे. Analysis of the proposal, मैंने क्या किया? Equity, first proposal, जल्दी याद करो. 12 लाख है. फिर ये क्या है? सेल्स है, दैट इज 30, जो अभी तक का एग्जिस्टिंग सेल्स था. अब ये नेक्स्ट ईयर की प्रपोजल है, तो 1+G, इट्स ग्रोथ इनटू योर टारगेट. कितना है भाई? 0.4 प्रॉफिट मार्जिन, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं इसको, राइट? इनटू 0.75. तो ये क्या कर दिया मैंने? एक्चुअली बेसिकली मैंने ये सेल्स लिया, अगर आप देखो बड़े ध्यान से, ग्रोथ एडजस्टेड सेल्स है मेरे पास, राइट? उसमें मैंने प्रॉफिट मार्जिन डाल दिया, राइट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे मिल गया, ठीक है. और ये क्या है? ये रिटेंशन है 0.75. तो मैं इक्विटी इज बेसिकली इंक्रीजिंग, नंबर क्यों लिख रहा हूं ना, सो ये प्रॉफिट मार्जिन एंड ये रिटेंशन, राइट? ये हमारा रिटेंशन रेशियो है. सत्यवचन देखिए लिखा हुआ है, जल्दी करूंगा लेकिन फिर भी थोड़ा स्लो हो जाऊंगा क्योंकि सम प्लेसेस आई वांट टू एक्सप्लेन. एंड ये हो गया हमारी इक्विटी, राइट? ग्रोथ हमने कंसिडर कर लिया, बाद में जो रिटेन्ड अर्निंग्स एड अप होगा वो कंसिडर कर लिया. सत्यवचन. सो सेल्स कितना आ रहा है? 30 इंटू 1+G, ऊपर ही देख लिया था हमने. और टारगेट असेट टू सेल्स रेशियो, राइट? क्या दिया हुआ मालिक? 0.65 असेट टू सेल्स. सो असेट इज 19.5 प्लस 19.5G, राइट? Debt equity ratio of 2:3 signifies that 60% is equity. So अगर आप मैं टोटल अगर आप याद करो रेशियोस, राइट? पुरानी बातें हैं ये, तो अगर आप वो याद करो तो आपको याद आएगा कि इक्विटी प्लस डेट जो हम लोग करते हैं वो हमारा एसेट बन जाता है, राइट? दैट इज इक्वल टू आवर एसेट बेस, राइट? सो 60% ऑफ द टोटल एसेट इज प्रैक्टिकली फंडेड बाय इक्विटी एंड 40 बाय डेट. सो उस हिसाब से मैंने क्या किया? सो इफ आई सी द इक्वेशन ओवर हियर, तो मैंने 60% ऑफ माय एसेट्स आर फंडेड बाय मींस ऑफ इक्विटी, 40 बाय मींस ऑफ डेट, राइट? तो टोटल एसेट यानी इक्विटी प्लस डेट मिल जाना चाहिए रेशियो के हिसाब से, राइट? सो मैंने यहां क्या किया? इक्विटी ले लिया एक तरफ, 60% ऑफ एसेट इज फंडेड बाय मींस ऑफ इक्विटी इनटू 0.6 कर दिया. तो माय इक्विटी व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, लेट मी टेल यू दैट इज माय इक्विटी, राइट? एंड दिस इज फंडिंग 60% ऑफ द एसेट्स. सो I have my assets over here into 0.6.
तो 60% ऑफ द एसेट्स आर फंडेड बाय इक्विटी। मैच हो जाना चाहिए, आ रही बात समझ। मैं सॉल्व करूंगा, क्या मिलेगा मुझे 11.11% जी। राइट, प्रपोजल 2 की तरफ आगे बढ़ते हो। ये थोड़ा अनोइंग सा आंसर है इसका, राइट, क्योंकि मैंने सेम मेथड अप्लाई की है लेकिन आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं है जरा भी। यहां देखो क्या है, लेकिन ये आंसर आ रहा है। और ऐसे है कि फॉर्मूला जो उसने यूज किया था 2001 में वो भी मैं अप्लाई करूंगा और सेम आंसर आ रहा है, राइट। लेकिन ये मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स को लेकर। इक्विटी इज 12, 13 to 1 plus G, that is nothing but growth adjusted sales, 0.5, तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन बन गया। उसमें से कितने पैसे निकलेंगे पैट में से डिविडेंड के लिए 0.3, और इक्विटी एक ऐड हो गया। सो ये पूरा मेरा टोटल बंडल ऑफ इक्विटी बन गया, उसका इक्वेशन दैट्स 14.2 प्लस 1.5 जी, राइट। सेल्स क्या है मालिक, सेम 30 into 1 plus G। असेट टू सेल्स 0.62, इक्वेशन क्या मिला 18.6 प्लस 18.6 जी। A debt equity ratio of 4:1 denotes that 20% of the total assets are funded by means of equity। सीधी सीधी बात है, राइट। 5 है टोटल बेस, उसमें से 1 है कंट्रीब्यूशन इक्विटी का। सो अगर मैं वो लगाऊं, राइट, तुम लोग क्या देखते हैं यहाँ, फिर से मैं एक बार आपको रिएटरेट कर देना चाहता हूँ। ये क्या है 14.2 प्लस 1.5 जी, ये है मेरा इक्विटी, राइट। ये जो है, राइट, उसको हम लोग किसके साथ टैली करने के चाह रहे हैं, असेट। टोटल एसेट जो है दे आर फंडेड बाय मींस ऑफ डेट एंड इक्विटी। 80% is funded by means of debt and only 20% is funded by means of equity। So total assets मैं ले लूं and multiply it with my component of contribution, equity contribution, that is 20%. So asset 20% of that is funded by equity. Make sense? Right. What's G coming to? Oh my God, 472.07%, right? 2 मिनट तो मेरे को भी मानने में नहीं आ रहा था, मैंने इसे सॉल्व किया, फिर मैंने बोला चलिए इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, राइट, अपनी मेथड में अगर कोई इश्यू हो तो, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं उन्होंने ये इक्वेशन यूज किया था, काफी बड़ा इक्वेशन है, एंड ये प्लांटेड इट। हमारा बोन ऑफ कंटेंशन क्या था, प्रपोजल 2, राइट। मैंने ज्यादा डेसिमल लिए होते तो एकदम आंसर बैठा बैठा आ जाता। 472.13 है, वहां कितना है 472.07.06 का फर्क, वो भी ज्यादा डेसिमल लेने से हट जाता, राइट। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है वो भी बता दे रहा हूं आपको। ये इक्वेशन इस तरफ इस पार्ट में 472.13, क्योंकि हल्का इक्वेशन में चेंज आएगा बिकॉज दैट इक्विटी इनफ्लक्स इन्फ्यूजन इज देयर। सो ओवर हियर दे हैव डन EQ0 plus this new equity added less dividend, right। फिर यहां क्या किया इन्होंने, अगर आप मार्क करो तो ये कुछ नहीं है, दिस इज असेट बाय इक्विटी। तो ये लोग ने लिखा है कुछ इस तरह, वो बता दे रहा हूं आपको, प्लस डी बाई EQ, राइट। तो टेक्निकली आप ये एड अप करोगे तो क्या हो जाएगा, EQ प्लस डी बाई EQ, दिस इज नथिंग बट टोटल एसेट बाय इक्विटी बन गया। ये 5 अपना नंबर था, ठीक। फिर यहां क्या यूज किया इन्होंने, राइट, तो यहां यूज किया इन्होंने सेल्स बाय एसेट, और दिया क्या हमको, एसेट बाय सेल्स। तो ये इसको इन्वर्स कर दिया गया, सेल बाय एसेट्स, राइट। तो हमारे में कितना था 0.62 था, तो आप चेक कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.62, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। नीचे क्या दिया हुआ है, other part, it's a little strenuous but I just want to just give you what they have done in past and may come out with the same answers again। ये भाई चलिए, यहाँ मुझे लिखवाना था आपको, क्या है यहाँ, राइट। ये है आपका दिस पार्ट
इंस्टीट्यूट्स ऑफ योर एनपी बाई सेल्स, राइट, ये 0.05, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, सेम 1 प्लस डी बाई EQ, which is nothing but simple लैंग्वेज में मैं इसको बोलूं तो एसेट बाई इक्विटी हो गया इनटू सेल्स बाई, राइट। फिर क्या किया इन्होंने, 1 डिवाइडेड बाई एस जीरो लिखा है इन्होंने, which is nothing but the sales of the year just gone by, it was 30, right, a whole thing. From that we subtract -1, we get the same answer. Fair enough. So ये सम काफी एक रिपर था 2A, और मैंने आपको अलग अलग तरह से बता दिया। हाँ, ICAI ने कौन सा मेथड यूज किया था वो तो मैंने बताया ही आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन ICAI ने यूज किया था ये फॉर्मूला, जहां तक मुझे याद है सजेस्टेड आंसर में है, ये बहुत पुराने 2001 के, एंड दे यूज्ड दिस एंड दिस हाउ दे कंप्यूटेड इट। वो जिपो वाला सम जो मैंने दिखाया था, राइट, उसमें आंसर आया था फर्स्ट प्रपोजल का 8.11, सेकंड का आया था 43.77, राइट, एज पर ICAI's मटेरियल इफ आई रिकलेक्ट। मेरा आया था 8.11 और 43.83 मेरे मेथड से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, राइट, देसी जुगाड़ू मेथड, राइट। सो दिस हाउ इट वर्क्स, pretty simple, and not spend a year's time on this. So coming on to, भाई क्या ये 2B है, देख लेने दो, नंबर भूल जाता हूँ बड़े में। तो IB, an Indian firm, has a subsidiary in Japan, and Zaki, a Japanese firm, subsidiary in India. तो मे बी इंडियन फर्म को जापान में इन्वेस्ट करना होगा और जाकी द जापानीज फर्म को इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा। आगे देख लेते हैं। जाकी विशेस टू बोरो रुपी एट अ फ्लोटिंग रेट एंड IB विशेस टू बोरो जापानीज येन एट फिक्स्ड रेट। यहाँ जल्दी से मैं मार्क कर दे रहा हूँ भाई, ये येलो मार्कर से तो होगा नहीं। तो जाकी वांट्स अ रुपी लोन, राइट, एट फ्लोटिंग रेट, तो वही एक ही ऑप्शन यहाँ है, तो जाकी के लिए ये ऑप्शन है, सॉरी, ठीक है। एंड इंडियन फर्म IB वांट्स टू बोरो जापानीज येन एट फिक्स्ड रेट। अब उनका खुद का इशू होगा, राइट, that IB would be believing that the interest rates may go up and Zaki would be believing that the interest rates may go down, so it's better to be floating, that is Zaki's call, and IB's call would be if interest rate goes up, floating में क्यों जाए, हम लोग क्यों फंसे, so right, and currencies obviously is required for the purpose of their investment। ये हम लोग डिस्कस करते हैं इसको एक इंटरेस्ट रेट स्वैप की तरह। ये भले ही इसमें फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व है, the idea is not to go into a forex swap, राइट, बिकॉज फॉरेक्स स्वैप में करेंसी भी आ जाएगी, उसका एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा, या हम लोग एक इसको बेसिक इंटरेस्ट रेट स्वैप की तरह लेते हैं, राइट, क्योंकि अब देखो यहाँ FERs मेंशन नहीं किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स मेंशन नहीं है, तो क्लियर मालूम पड़ जा रहा है। द अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड बाय बोथ द फर्म्स इज सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट अज्यूम करना है कि आगे जाकर भी चेंज नहीं होंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अरेंज स्वैप एंड रिक्वायर्स 25 बेसिस पॉइंट्स as its commission gain if any to be shared। ये तो भाई ये आया था क्या, आया था, कुछ खास पुराना नहीं है, May 19 में, राइट। I am an American firm having its subsidiary in Japan. JI is a Japanese firm having subsidiary in US. They face the following interest rates, right? IM wishes to borrow, which is an American company, to borrow in USD at floating। तो यहां जो है, उसीलिए देखो मैंने आइटैलिक्स में दिया है, यहां जो है गड़बड़ है, ठीक है। GI wants to borrow Japanese yen at fixed rate, राइट, क्यों भाई, इसीलिए मैंने सजेस्टेड करेक्शन भी दिया हुआ है, आई एम विशेस टू बोरो इन येन एट फिक्स्ड रेट, दोनों बातें बदल दी मैंने, राइट, कहां गया भाई, तो USD को येन में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। JI विशेस टू बोरो एट डॉलर्स, बोरो इन डॉलर्स, तो यहाँ JY था उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, और फिक्स था उसको मैंने फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। दे वांट डॉलर एट फ्लोटिंग, राइट, और बाकी का सम तो भाई सेम ही सेम है। तो हम लोग जल्दी चलते हैं उस तरफ, आंसर की तरफ, क्योंकि इसमें तो कुछ खास डिस्कशन नहीं लगना है।
आ गया भाई, टू बी। नाउ ये गिवन है, टोटल कॉस्ट अंडर ओन चॉइस 2 प्लस BPLR प्लस 2.5, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ रेट्स नहीं दिए हैं, सब में रेट्स दिए हुए थे, तो हम चेक करते हैं रेट्स को बहुत जल्दी जल्दी, दोनों को ऐड अप कर देना है, ठीक है, ये अल्टरनेट है, राइट, विच इज 1.75% चीपर, लाइफ इज सेट, राइट। सो अंडर स्वैप अरेंजमेंट or the swap alternate, the intermediary can ask IB to raise funds in INR at floating rate and Zaki to raise funds in JPY at fixed rate. पूरा उल्टा कर दो, right? That is what the job of the person designing the swap is. Total cost under the alternative situation क्या रहा है? BPLR plus 0.5, 2.5, so BPLR plus 2.75, hence there is a cost saving under the swap. Total cost saving BPLR plus 4.5 minus BPLR plus 2.75, net savings 1.75%. तो भाई द इंटरमीडियरी वुड चार्ज कितना, भाई जितना कमीशन लिखा हुआ है सब में 0.25%, एंड कितना है डिस्ट्रीब्यूटेबल सेविंग्स 1.5%, नेट कॉस्ट अंडर द स्वैप अरेंजमेंट क्या आएगा भाई, आईबी का ओन चॉइस 2 था, सेविंग्स हुआ कितना 0.75। हमारा ये भी उद्देश्य है, देखो दो इसमें हमको ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, वी हैव टू फुलफिल 2 ऑब्जेक्टिव्स, 1 द रिक्विजिट करेंसी शुड कम टू द पार्टी, राइट, सेकंड इफ he has chosen fixed or floating he should be at that, right, he shouldn't be asked to switch now, तो इसीलिए ये हम लोग ओन चॉइस, जाकी को चाहिए था फ्लोटिंग में INR, राइट, सेविंग्स हो गया, और आ गया BPLR प्लस 1.5। यहाँ देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कहाँ गया मेरा जादुई पेन, राइट, तो ये मैं जस्ट बेस आपको रफ बता दे रहा हूँ। IB will pay 1.25% to the intermediary, Zaki will pay BPLR plus 1.75 to the intermediary। भाई जादुई पेन की जगह क्या ओरिजिनल पेन आ गया, नहीं हाँ जादू हो रहा है। Now lender of IB, how much needs to be paid? That's BPLR plus 0.5%, and lender of Zaki needs to be paid 2.25%, right? यहाँ इंटरमीडियरी क्या करेगा, अगेंस्ट योर विशेस आपको लोन दिलवा देगा, राइट, he'll say you pay as per your wish, ऊपर से मैं डिस्काउंट दूंगा subject to that you take loan as per my wish, right, the currency I say and fixed or floating as I say, right. So parties agree because they are getting good discount of 0.75. So this guy receives BPLR plus 3%. That's technically 1.5 and BPLR plus 1.75. And he pays BPLR plus 0.5 and 2.25. That's technically how much, BPLR plus 2.75, and makes this handsome gain of 0.25%. Nothing much to discuss. We assume that the foreign exchange rate will not change. Thank you for saying this. राइट, सो ये भी हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, राइट, हम लोग यहां से प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं 3A, राइट, 3A पे आते हुए मैंने उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं किया, पेइंग ईच अदर्स लोन एंड ऑल दैट, ठीक है, वो तो आप स्वैप करते हो तो ऑटोमेटिकली टक से आइडिया आ जाता है व्हाट्स हैपनिंग। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड, right, 10,000 to be redeemed at par on maturity, तो redemption value क्या है भाई 10,000 है, coupon rate 8.5%, maturity period that is 5 years, YTM 10%, coupon rate 8.5%, देख के मालूम पड़ जाता है that will be trading less than the face value, you are required to calculate। अरे भाई कितना लंबा लिस्ट दे दिया इन लोगों ने। Current market price of bond, Macauley's duration, volatility of the bond, convexity of the bond, कुंडली निकालना है इसका, right? Expected market price if there is a decrease in YTM by 200 basis points, which is nothing but basically 2%, right? A percent is 100 basis points, right? और वो भी दो तरीके से निकालना है भाई, शाबाश। Macauley's duration estimate, right? जो perfect answer नहीं देता, which is technically Macauley's duration is at the very heart of volatility, right? It shows the direction and the quantum
उसमें माइनस साइन डालनी पड़ती है, वो भी फॉर्मूला आपको याद ही होगा, राइट। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको एक्सटेंड बता देता है, माइनस साइन डाल दो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, शाबाश भाई, कॉन्वेक्सिटी मेथड भी लिख देते, राइट, और 2-4 मार्क भी बढ़ा देते इसके। हाउ मच मार्क्स? 7 मार्क्स फॉर दिस। नाउ दैट्स अ लॉट ऑफ टास्क। सर ऐसा सम आया है, देखो मैक्यूलेस ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी सब एक में नहीं पूछते ये लोग, कॉन्वेक्सिटी सब कुछ एक साथ नहीं पूछते हैं, राइट, अलग अलग पूछते हैं। सर कॉन्वेक्सिटी तो आज तक मुझे याद नहीं पूछा है, करेक्ट, नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप वहां की प्रैक्टिस सम्स पे जाओ तो वहां आपको मिलेगा कॉन्वेक्सिटी के ऊपर एक क्वेश्चन, सिंपल है, ये भी कोई खास कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट। डिटरमाइन द ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड, राइट। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू एवरी सम ऑन द अर्थ, बट हाँ अगर ये किया तो आपको आइडिया आ जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स पीसफुल, राइट। सो मैंने यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना के सब कुछ एक ही में डाल दिया है, and I have not used the formula wala method for the purpose of duration. I have just gone for my peaceful method. टेबल बनाओ और एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टेबल से सारा डेटा निकल जाएगा, राइट। तो 850 क्या है भाई, कूपन 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 5 साल 10,000 रिडेम्पशन, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मारा है YTM पे, राइट। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है multiplication has been done, present value of cash flows. Then we have done x into w, that's nothing but weighted average number of years, that is what we require for the purpose of duration. So sigma xw divided by sigma w will give me my duration, right, that is the aggregate average life you can say of the bond, or the in which the bond recoups its value, the aggregate life. How much we do get over here? 4.25 years. तो वेटेड एवरेज हमने निकाल लिया, लाइफ ऑफ द बॉन्ड थी 5 साल, लेकिन ऑब्वियसली कूपन बॉन्ड है, विल कम अ लिटिल लेस, 4.252, राइट। तो दैट्स सिग्मा xw by sigma w. लास्ट कॉलम मैंने बनाया था कन्वेक्सिटी के लिए, which is nothing but xw into 1 plus x, giving us this gross value. Moment we divide it with what? Sigma w, we get our C factor in convexity. Then तो कन्वेक्सिटी की सी वैल्यू मिल गई अपन को 24.086, ठीक है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो वॉलेटिलिटी के लिए चाहिए अपन को, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ कितना आ रहा है, इट्स नथिंग बट 1 द ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 plus YTM by n refers to number of time payments are happening in a year, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, एनुअल है, तो सीधा सीधा कुछ दिया नहीं है, एनुअल जानकारी दी हुई है, अगर कुछ 6 मंथली रहता तो लोग बोलते हैं, इट्स नथिंग टू गेट बॉदर्ड अबाउट. सो दिस टेक्निकली मॉडिफाइड ड्यूरेशन डिनोट्स द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर एवरी 1% चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, एंड इफ द 1% चेंज इन डाउनवर्ड्स पुट द माइनस साइन, राइट. तो माइनस साइन डालने से क्या होगा, अगर आपने इसका फॉर्मूला बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस साइन मॉडिफाइड ड्यूरेशन के आगे डाल देते हैं. वी बाय डिफॉल्ट पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ मॉडिफाइड ड्यूरेशन. कहाँ गया भाई मेरा जादुई पे, राइट. तो और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, डेल्टा ऑफ बेसिस पॉइंट्स बाय 100. अरे यार ज्यादा ही जादू हो गया. So the minus minus plus हो जाएगा. So if it's falling, this is the percentage rise in your bond value, right? Due to the decrease in interest rate. तो सीधा सीधा सा हमको पता है वो inverse relation पे काम करता है, that as the interest rate or that YTM keeps on dropping, that's nothing but the current interest rate in the market. If it keeps on dropping, generally they say ideally they are one and the same, right? So if it keeps dropping, the price keeps rising. On the other hand, if it rises, YTM gains, then obviously the bond prices will fall. ठीक है, ये आ गया हमारा सिंपल डिस्कशन. इसके ऊपर मैं वॉलेटिलिटी आपको यूज करके भी बताऊंगा. नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बाय ड्यूरेशन, राइट, इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ वॉलेटिलिटी माइनस एमडी अभी बता रहा था मैं. डेल्टा बीपी बाय 100. डेल्टा बीपी क्या है, इट्स अ फॉल. माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना प्लस 7.73%. बॉन्ड वैल्यू अभी करंट से बढ़ेगी 7.73, कितना है 10,160.55. वी नो दैट डजंट गिव्स द करेक्ट आंसर, राइट. इज नॉट एबल टू कैप्चर द अप मूव, राइट.
and accelerates on the down move. ये आप बहुत ध्यान से आपको सुनना है, सब रिकलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट. बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या करना है हमको, कि हमने सिग्मा पीवीएफ यानी पीवीएफ निकाल लिया, कूपन अमाउंट डाल दिया, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑन रिडेम्पशन, राइट. सीधा सीधा लगाया, आ गया आंसर भाई, कुछ नहीं है. सो पूरा कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लाना है. 10,204.05 विच इज आइडियली द करेक्ट आंसर. देखो यहाँ अपवर्ड कैप्चर नहीं हो पाया, देख रहे हो, हाँ जी. डाउनवर्ड फॉल ज्यादा ले देता है, अपवर्ड कैप्चर नहीं करता. दैट्स व्हाई कन्वेक्सिटी कम्स इनटू पिक्चर. बाय कन्वेक्सिटी, ये मेरी तरफ से, राइट. तो कन्वेक्सिटी में क्या है, फर्स्ट पार्ट वॉलेटिलिटी का ही रहता है. यस, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड. सो नेगेटिव MD, that's modified duration, into delta BP by 100 plus C bar 200 into delta BP by 100 square. So यहाँ कुछ भी नंबर आएगा ना बेटा, ऑटोमेटिकली स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. ओवर हियर ये एक बड़ा अच्छा काम करता है. दिस वर्क्स एज एन एडजस्टमेंट फैक्टर, राइट. C bar 200 into delta BP by 100. तो डेल्टा बीपी ऑब्वियसली यहाँ -200 है हमारे केस में, स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. तो सर उससे फायदा क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है. यहाँ देखो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर इन आर केस विल बी पॉजिटिव, बट इट वाज वी नोटिस दैट इट वाज नॉट एबल टू कैप्चर द प्राइस बाय इंट्रिंसिक वैल्यू. तो उसमें एक हल्का एडिशन दे देगा ये. सो इट विल हेल्प द नंबर टू जंप, द परसेंटेज टू जंप एंड वी विल रीच देयर अबाउट्स, राइट. ऑन द अदर हैंड ये क्या मार्क हो गया, तो रेड पेन से मार्क कर दिया मैंने. नाउ आई वाज वेटिंग फॉर इट टू डिसअपियर, सो नाउ इट शुड, राइट. सो इट गिव्स दैट एडजस्टमेंट फैक्टर. यस, इट्स डिसअपियरिंग, राइट. तो एंड सर अगर ये हम देखते हैं प्लस हुआ, तो प्लस हुआ तो ऑब्वियसली दिस डेल्टा बीपी जो है ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, राइट. तो ऑटोमेटिकली रेट ऊपर जाएंगे तो फॉल इन द बॉन्ड वैल्यू होगा. एंड दिस विल प्रोवाइड अ नेसेसरी एडजस्टमेंट. क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ ऐड हो रहा है, सब कुछ जो है वो ऐड हो रहा है, यहां से कोई नेगेटिव फिगर नहीं आने वाला, यहाँ ऐड हो रहा है और ये नेट नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंपैक्ट को ये घटा देगा, इट विल रिड्यूस. उसीलिए हम लोग बोलते हैं जब रेट बढ़ते हैं द डाउन साइड फॉल इज लेस एंड द अपसाइड राइज इज ग्रेटर, राइट, ऑन अ सेम परसेंटेज फॉल जो हम लोग टेबल पे लेकर करते हैं, राइट. तो ये क्या करता है, ये परसेंटेज फॉल को रिड्यूस कर देता है दिस पॉजिटिव फैक्टर, एंड परसेंटेज राइज को हल्का बढ़ा देता है. सो यू कैन मेक दैट अपसाइड कैप्चर, राइट. कितना आया, 8.21172%. सो इफ वी अप्लाई दैट, आर वी रीचिंग प्रीटी क्लोज, थोड़ा आगे हम निकल गए हम लोग, but yes, we are very close. 10,205.99. That is where our sum ends, right. It was pretty long, completely agree to the length. It take a lot of time, not difficult but long, sure. Now coming to 3B, कॉन्वेक्सिटी छोड़ के ऑलमोस्ट सब कुछ मैनेजेबल था बहुत, राइट. अगर अपने कॉन्वेक्सिटी भी प्रैक्टिस किए तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, राइट. और यहाँ देखिए कन्वेक्सिटी का आंसर पूछा नहीं था, मैंने बताया था जस्ट टू गिव यू अ कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन volatility or that is modified duration based estimate and how convexity helps it, right. Now we go on to guys 3B. So 3B में देखिए क्या लिखा हुआ है, मेसर्स कॉर्पस एंड AMC Asset Management Company on 1/4/2015 has floated two schemes, mutual fund, dividend plan. Technically dividend अपने इतने सारे सम्स प्रैक्टिस किए हैं म्यूचुअल फंड में. आई एम टॉकिंग टू ऑल, नॉट ओनली माय स्टूडेंट्स, एवरीवन, राइट. तो डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप देखो वहां डिविडेंड प्लान ही लिखते हैं ये लोग, लेकिन डिविडेंड रीइन्वेस्ट किया जाता है. मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोक्योर्ड बाय एंड बाय. नाउ कमिंग टू द बोनस प्लान, दो प्लान लॉन्च किए हैं. मिस्टर एक्स एन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स. अच्छी बात है. द फॉलोइंग डिटेल्स एक्सेप्ट द इश्यू प्राइस आर अवेलेबल. इश्यू प्राइस ही गायब कर दिया इन लोगों ने, शाबाश. सो डिविडेंड 3 बार आकर हो रहा है, राइट. यहाँ मार्क कर देते हैं 3 एंड द 2 बोनस occurring. Now dividend plan, initial NAVs, investment time NAVs are not given, right.
और बाकी पार्टिंग एनएवीज दे दिए इन्होंने, 49 फॉर डिविडेंड, 44 फॉर बोनस, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स दी है 920 एंड 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट सबको पता है कि भाई होल्डिंग पीरियड गेन और एनुअल गेन में फर्क होता है। होल्डिंग पीरियड गेन है क्या है, पूरे 5 साल हमने होल्ड किया था तो पूरा पूरा का पूरा गेन है होल्डिंग पीरियड गेन, ये एनुअल गेन है, उसलिए वर्ड एवरेज यूज किया है, सीधी सीधी बात, आपने करेक्ट ही किया है। ठीक, एवरेज यील्ड यहाँ बोनस प्लान के लिए यील्ड में दिया है, वो भी एवरेज, तो ऑब्वियसली होल्डिंग पीरियड यील्ड वुड बी इनटू 5, एवरेज प्रॉफिट इनटू 5 इज माय होल्डिंग पीरियड गेन। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इश्यू प्राइस। भाई जो कसरत होने वाली है वो होने वाली है डिविडेंड के अंदर, और ऐसा सम कुछ आया था सर, राइट, वो सेक्शन हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर फ्रंट वर्क देखो बहुत सारे सम्स सबने प्रैक्टिस किए हैं, बैकवर्क वाले सम्स नहीं आए हैं, राइट। सो आई जस्ट क्विकली गो ऑन टू फ्रीबी इन्वेस्टमेंट मेड, मैं दिया हुआ है सब, गिवन 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 इन्वेस्टमेंट, एवरेज प्रॉफिट, बोनस प्लान, शाबाश, फेस वैल्यू इज अज्यूम्ड टू बी 10, ये तो बड़ी सीधी बात है जो सबने किया है। नाउ फाइंडिंग इंसेप्शन NAV for the dividend plan, let the number of units on inception be X, right? ये मैंने थोड़े लंबे मेथड से किया है। On 31/3/2017 number of units added from dividend received, inception unit X पहली बात, फिर number of unit added from dividend received, तो ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। भाई डिविडेंड कितना, 12%, किस पे था, किस पे था, फेस वैल्यू पे, कितने यूनिट्स थे, x यूनिट्स, तो और परचेज प्राइस क्या था 48, तो आ गया हमारा 1.2x by 48 ऑन 31/3/2018। मालिक क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स एडेड फ्रॉम द डिविडेंड रिसीव्ड। अब चक्कर क्या होगा, बड़ा ध्यान रखना है सेकंड में, फर्स्ट में x, फिर ये यूनिट बढ़ गए हमारे पास, नाउ वी हैव x प्लस 1.2x by 48, करेक्ट सत्यवचन, ये इतने यूनिट आ गए हमारे पास, राइट। तो अगर हम लोग यहां देखें x प्लस 1.2x by 48 होल डिवाइडेड बाय 50, 50 वाज आवर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट, कितना मिला था 10%, किस पे, फेस वैल्यू पे, ये पूरा हमने निकाला क्या, ये हमने दो ऐड किया था, कितने यूनिट आ गए थे हमारे 49x by 48 which is nothing but this ऊपर का सिंप्लीफाइड वर्जन, ऑब्वियसली 48 into 50 हो जाएगा और नीचे का चेंज हो जाएगा। तो न्यू यूनिट्स एक्वायर्ड आर हाउ मच, तुम्हारा बेस यूनिट कितना था, फिर से रिपीट कर रहा हूं 49.2x by 48, उस पे हमको फिर यूनिट्स मिले हैं, दैट इज x प्लस 1.2x by 48 पे फिर से यूनिट मिले हैं, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी तो मैं आराम से समझा रहा हूं। So we have got our fresh number of units at 49.2x by 2400 on 31/3/2019, right। यहाँ बच्चे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, भाई क्या लगा रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स एडेड फ्रॉम डिविडेंड रिसीव्ड, अब ये क्या होगा, पेरेंट यूनिट x, फिर फर्स्ट एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स, सेकेंड एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स, तीनों को मिला के इस पे फिर से हम लोग यूनिट्स एक्वायर होंगे, क्योंकि बिकॉज हमारा यूनिट का बेस बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियसली द डिविडेंड रिलीज्ड जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, हाँ ना, राइट, क्योंकि यूनिट बेस बढ़ रहा है तो डिविडेंड भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली हमारे पास कैश कॉर्पस भी बढ़ेगा डिविडेंड की वजह से, एंड व्हेन वी रीइन्वेस्ट ऑब्वियसली विल गेट अ लिटिल बिट मोर यूनिट्स, राइट। यहां देखिए, इसलिए मैंने सीधी सीधी तरह से रखा है x, फिर 1.2x by 48, 49.2x by 2400, प्राइमरी यूनिट्स acquisition 1, acquisition 2, right, 0.15 15%, 10 रुपीज फेस वैल्यू, राइट, किस पे अक्वायर किया था, 45 रुपीज पे अक्वायर किया था, भाई जादू ही पेन चाहिए मुझे। तो ये सब अगर आप फिगर आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, योर थर्ड एक्विजिशन, तो ये A2 मिल गया, दैट्स 3763.80x by 1,08,000, राइट। एवरेज प्रॉफिट इज एनुअल प्रॉफिट एंड हेंस वी नीड टू कन्वर्ट इट, जो हमने डिस्कस कर लिया था, तो
5, we get 138,743. Amount received at redemption, that's how much? That's initial investment 920 plus 138,743. So that's my redemption value technically. तभी तो इतने पैसे मिले मुझे. रिडीम किस प्राइस पे किया था हमने? डिविडेंड प्लान 49, तो रिडेम्पशन यूनिट्स मिल गए 21,607. तो अगर मैं देखूं how many units I would have sold, 21,607, which is nothing but summation of primary units, acquisition 1, acquisition 2, acquisition 3. ठीक, solve for x is 20,000. भाई पहुंच गए हम लोग अपने आंसर के पास. बालक क्या है? 20,000 यूनिट्स है. ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता है, कौन रोक सकता है? 46, राइट. अगर आप चाहो क्विकली आप बैकवर्ड भी कर सकते हो, बहुत बहुत सिंपल है. 20,000 units at 46, that's 20,000 into 46, which is nothing but 9,20,000. अब मैं आपको बताऊंगा 20,000 units. अरे यार जादुई पेन हटो. 20,000 units एकदम रफ में करके बता रहा हूं आपको. तो पहला मेरा क्या था? एक्विजिशन. देखो, जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग यू क्रॉस चेक दिस कैलकुलेशन एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, राइट. तो कहाँ गया भाई? तो फर्स्ट एक्विजिशन क्या था? पहले मैंने 20,000 यूनिट्स खरीद लिए एट 46 रुपीज. सो आई हैव इन्वेस्टेड 9,20,000, राइट. तो 12%, दैट्स 1.2 per unit. 1.2 into 20,000. So how much do I get? 24,000, right? I get 24,000. I'll just start writing over here very, very quickly. That's 20,000 primary units, जो हमारा x था, plus 24,000 divided by 48. कितना नीट बनाया इन लोगों ने यार, वेरी गुड. प्लस 500. बाद में फिर सेकेंड अगर आप चेक करो एक्विजिशन, क्या था वो हमारा? 10% ऑन फेस वैल्यू. तो कितना आया? 1 रुपी इंटू कितने यूनिट्स है अभी मेरे पास? कहाँ गया भाई? 20,500 इंटू 20,500. If I remember, the acquisition cost is 50. कितना आया? 410 यूनिट्स. तो आ गए अभी मेरे पास 20,910 यूनिट्स. लास्ट में मैं 1.5 रुपए निकालता हूं, 1.5 रुपीज. एम आई राइट? चेक कर लो. अरे रामा, तो हमको कितना मिल रहा है? 20,910 इंटू 1.5, राइट. हाँ, 31,365 मिल रहा है अपन को. ठीक है, इसमें क्या 45 के रेट पे एक्विजिशन किया था अपन ने नई यूनिट्स. कितने आ गए? 697 प्लस 20,910. क्वेश्चन आया 21,000. देखा नंबर है, देखा नंबर है, यूनिट्स वाला नंबर है, करेक्ट. आ गया सत्यवचन. तो ये नंबर .46. बोनस प्लान, लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स. इसमें भी 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एक ही तरीका बताऊंगा. बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है और सबने बढ़िया किया है, राइट. नंबर ऑफ यूनिट्स एक्वायर्ड BX, प्राइमरी कितना रहेंगे? X रहेंगे. फिर एक्विजिशन 1 में क्या आ जाएगा हमारे पास? बोनस रेशो के हिसाब से 0.25 मिल जाएगा अपन को. ठीक है, 1 for every 4 held. फिर अब मेरे पास टोटल कितना आ गया? X आ पुराना, फिर 0.25 नया, कितना हो गया? 1.25x टोटल, राइट. यहाँ दिया ही हुआ है. और 1 for every 5 रिलीज किया उन लोगों ने. दैट्स टेक्निकली 20% ऑन दिस बेस. सो प्राइमरी पे हमको कितने मिले? 20 यानी 0.2. और सेकेंडरी जो बाद में हमने एक्वायर किया था 0.25 पे कितने मिले? 20%, विच इज नथिंग बट 0.05, विच इज नथिंग बट 0.25x. ठीक है, बस क्यों ब्रेकअप करके मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता. तो यहाँ 1.5x आ गया. एवरेज यील्ड 6.4%, जो हमने डिस्कस कर लिया. 32% होना चाहिए पूरा होल्डिंग पीरियड. So an investment of 10 lakh, it will be 13,20,000. Redemption price ₹44. So can I say number of shares on redemption, right, into redemption price equals to redemption value. X क्या आ गया? फिर 20,000, right.
Therefore number of units acquired on 1/4/2015 यूनिट्स भी है हमारे पास, टोटल इन्वेस्टमेंट है, कितनी देर लगती है काउंट करने में, एक्विजिशन वाला NAV, इंसेप्शन NAV, राइट, दैट्स 50 पर यूनिट, राइट, सीधा सीधा हिसाब। चलिए, तो ये एक बहुत बढ़िया सम, लेकिन पार्ट 1 काफी लेंदी था। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, 4A, राइट। 4A के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। I have made the answer but I am not here to disclose it, इसलिए मैंने इसमें अटैच नहीं किया है because of certain dicey factors and I felt a little bit of missing information and few values going here and there, right? छोटी छोटी बातें जैसे कि हमारी बोरिंग है कितनी भाई ICL की, अगर चेक करो 655 है, राइट, इंटरेस्ट कितना है 750, थोड़ा अजीब लग रहे हैं सब नंबर्स, राइट। तो KE के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं, वो तो आप अलग से भी निकाल सकते हो, बट आई डोंट वांट टू थ्रो एनी आंसर इन द डोमेन व्हिच वुड मेक यू थिंक अदरवाइज, राइट, कि आप कंफ्यूज हो जाओ, यार मैंने तो ऐसे किया था वैसे किया था, सर तो कुछ और बोल रहे हैं, राइट। सो बिकॉज देयर आर two set of answers that I've got ready for this, but till I'm not convinced, I'm not going to release it. And what I should be convinced with is what ICA is going to release or what the institute is going to release. So I want to just see as to what approach they have taken, because generally mergers and acquisitions is such a wide arena. You can take different kind of approaches to value the firm, right? और हम लोग देखते भी हैं mergers acquisition में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ जाती है जब आप सजेस्टेड आंसर देखो, RTPs देखो, MTPs देखो, राइट। सो आई डोंट वांट टू थ्रो इन माय ओन आंसर एंड कंफ्यूज यू अ लिटिल बिट मोर, राइट, बट इट वाज अ टफ सम, लेट मी टेल यू दैट, राइट। इट्स अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग सम, राइट, and requires a little bit of intuitive thinking. It was a 12 marker, so this hurt most जो मेजॉरिटी बच्चों से बात की थी, तो वो लोग बोल रहे थे ये काफी उनका टाइम कंज्यूम कर ले रहा था एंड दे वर नॉट कन्विंस्ड विद द आंसर्स देमसेल्व्स, राइट। तो अब आते हैं 4B की तरफ, ज्यादा डिले ना करते हुए। नाउ US dollar 10,000 is lying idle in your bank account. काश मेरा अकाउंट में ऐसा होता। You are able to get the following quotes from the dealers. Quote 1, quote 2, quote 3. Is there any opportunity? Arbitrage, भाई सीधा सीधा arbitrage है। सर ऐसा सम आया था, राइट, काफी टाइम से आपने ये नहीं बोला है, तो आ जाते हैं, आया था कब? CA फाइनल नवंबर 2008 में, ठीक है, 3 एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, हाँ ना, ठीक है, आर्बिट्राजर के बारे में दिया हुआ है, इसके पास ज्यादा पैसे हैं, राइट। सो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सप्लेन whether there is any arbitrage gain possible, राइट। एकदम सेम टू सेम सम आ गया था। और सच बताऊं, even if you have not done this attempt वाला sum, it's something that you would have done and you have done, I believe 100%, right? So a person has $10,000 बैंक अकाउंट कोट्स अवेलेबल। ये कोट्स को लेकर मुझे एक कमेंट देना है, लेकिन लास्ट में दूंगा। यूरो बाय डॉलर 1.1539, यूरो बाय पाउंड 0.9094, फिर पाउंड बाय डॉलर 1.2752 की बात हो रही है, राइट। सो मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है आपके लिए, इनफैक्ट 3 मेथड से सॉल्व किया है, काफी सीधा सीधा सा था। तो इफ वी कंबाइन द कोट्स ऑफ डीलर्स B and C, राइट, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा सीधा बैठ के मल्टीप्लाई कर दिया इसको ताकि कोई टेंशन ना रहे, ठीक। तो आपको क्या मिल गया ये करने से? यूरो बाय डॉलर मिल गया P and C को कंबाइन कोट करके, ठीक। अरे यहाँ लिखा ही हुआ है, फिर मैं ऊपर क्यों दिखा रहा हूँ अलग से, ठीक हो गया, ये रहा। As dollar is more expensive in B and C, we should sell dollars. सीधा सीधा है, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां महंगा है obviously you'll sell it, where dollar is cheaper you buy it, that's it, right? So we notice that 1.1539, यहाँ dollar is able to attract less number of euros, here it's 1.15797, right? So obviously it's a place where dollar is a greater command over the euros. Sell dollar over here in B and C, buy it in A, happy $50 with you in the pocket, right? This is the arbitrage gain technically. देखो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंने बाई सेल ट्रांजैक्शन सब एक साथ डाल दिया, डन।
because when you are selling dollars, basically it's 10,000 into 1.1597. That's technically you sell in the B and C, and then you finally buy your dollars back at 1.1539, right? That is euros for dollar quote. ठीक है, तो आपको 50 मिल गया, तो मैंने कंबाइन कर दिया सीधा सीधा। मेथड 2, अब ए बी को कंबाइन करके मैंने किया है, राइट? ए और बी को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? अगर आप देखो ए और बी को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? इसमें थोड़ा शफल करना पड़ेगा, बिकॉज यूरो बाय डॉलर इन यूरो बाय पाउंड है। क्या मैं यूरो को कैंसिल कर सकता हूँ? सो इट मैचेस पाउंड बाय डॉलर एकदम, राइट? तो आपको इसमें से दोनों में से कोई भी एक रिवर्स मारना होगा, राइट? कौन सा रिवर्स मारेंगे आप? क्योंकि आपको ये सेम कोड चाहिए तो आपको डॉलर नीचे चाहिए रहेगा, करेक्ट? बेसिकली तुम लोग एक इसमें इस पार्ट को लोग उल्टा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाउंड विल गो अप, यूरो विल कम डाउन, यूरो यूरो कैंसिल, बच गया क्या? पाउंड बाय डॉलर। यही किया मैंने यहाँ, राइट? देखिए ये रहा, ठीक है, 1.1539 डिवाइड बाय 0.9094, तो मुझे मिल गया $1 इक्वल्स टू 1.2689 पाउंड्स। अगर आप कंपैरिजन करो, ऑब्वियसली वो चीप है ए बी का कोट देन सी, तो क्या करोगे? सीधा सीधा हिसाब है, सेल डॉलर्स टू सी, भाई जिसके पास ज्यादा पाउंड मिल रहे ले लो, राइट? एंड आपको क्या करना है? डॉलर सी को सेल कर देना और ए बी में से एक्वायर कर लेना जहां लिटिल चीप है, और फिर से आ रहा है क्या? आर्बिट्राज, राइट? तो बड़ा सिंपल था कि हमको कोई भी आप कॉम्बिनेशंस ले लो। हमने यहाँ सेकंड पार्ट में लिया ए बी का कॉम्बिनेशन लिया, तो हमको मालूम पड़ा सी में बाय ऑब्वियसली द डॉलर हैज अ ग्रेटर कमांड ओवर द पाउंड देन इन ए एंड बी कंबाइन, तो सी में सेल करके ए बी में बाय कर लिया, बात खत्म। सो मैंने यहाँ बताया आपको पूरा सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एक समरी में। वी आर एसेंशियली डूइंग व्हाट? वी आर सेलिंग डॉलर्स टू सी, पूरा ट्रांजैक्शन स्ट्रीम बताया, टू सी, गेनिंग पाउंड्स फ्रॉम देयर। कितना मिला? पाउंड 12,752, राइट? देन व्हाट वी आर डूइंग? वी आर सेलिंग पाउंड्स टू गेन यूरोस, राइट? किसके पास से? बी के पास से। And what we finally got in terms of euros, 11,596.6688. And finally, we are selling that euros back to gain dollars again. And what do we notice? So our purpose was to gain dollars back again, right? So what do we notice over here? एक्सचेंज रेट पे हमने यूरोस को ऑफलोड कर दिया 1.1539. क्या मिला अपन को? 10,049.98, which is and roughly an arbitrage gain of 50. We observe one thing, that is what I wanted to say. Dollar is greater than euro. Quote 1 check करो. Euro greater than pound. Last quote check करो. Dollar greater than pound. So we can finally conclude. देखो, dollar greater than euro and euro greater than pound itself, first two lines reveal that dollar has to be greater than pound. So dollar is greater than euro, is greater than pound. अगर आप ये देखो, जनरली ऐसा नहीं होता है, पाउंड की वैल्यू काफी हाई है, फिर जनरली यूरो आता है, फिर जनरली डॉलर आता है, उस हिसाब से है। लेकिन उसमें कोई कष्ट और दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जैसे दिया है सॉल्व करो, कष्टलेस, राइट? तो ये हो गया हमारा, कौन सा है भाई ये, मैं खुद ही भूल गया, 4B, राइट? फिर आते हैं 5A की तरफ। भाई ये तो बहुत बढ़िया सम था, राइट? और ये सब ने बहुत बढ़िया से ही किया है। ICL, an Indian MNC, is executing a plant in Sri Lanka. It has raised rupee 400 billion. Half the amount would be required after 6 months. तो भाई 6 महीने के लिए हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? रुपीज 200 बिलियन, राइट? तो ICL is looking at an opportunity to invest this amount on 1st April 2020 for a period of 6 months. Right. It is considering 2 underlying proposals. 6 महीने के लिए उनको इन्वेस्ट करना है। सर ऐसा सम आया था क्या? भाई अटेम्प्ट कहाँ गई? नवंबर 2018 जहां तक मुझे याद है। देखो, a treasury desk of a global bank incorporate in UK wants to invest GBP 200 million
on 1st January 2019 for a period of 6 months and has the following options. Equity trading desk in Japan wants to invest the blah 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 blah, पूरा लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया हुआ है. पार्ट 2 में अगर आप देखो, fixed income desk in US proposed to invest the amount in 6 months, GSECs that provide a 5% per annum return, right? एकदम बैठा बैठा सम है, right? तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये सम का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर लेता हूं. नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? इंडेक्स फंड, राइट? यहाँ क्या है? ट्रेजरी बिल, बड़ा सेफ, राइट? डिविडेंड 25, ये सब जापान का है तो जापानीज येन में होगा, सत्यवचन, राइट? इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग इन बिलियंस, राइट? तो ये 25 बिलियन येन है और ये 11.9276 बिलियन है. Discount on initial investment, so it's kind of an exit load that you have to pay when you are exiting the Japanese market, the index fund, right? Exchange rate, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. रेट अगर आप देखो तो 1.58, एंट्री के टाइम, एग्जिट के टाइम 1.5 सेंट. सो आई एम पुटिंग माय मनी, द टाइम आई एम पुटिंग माय मनी, यहाँ रुपी है हमारा लेफ्ट हैंड करेंसी, तो 1.58 Japanese yen equal to 1 rupee. So basically when I'm investing, it's 1.58. But when I'm taking back, when I'm flushing in the Japanese yen, the rupee has become a little weaker. Am I right? So a weaker rupee, does it help you to gain? Right? The answer is pretty simple, because now the Japanese yen a little bit trifle more command over your INR. Right? Because the INR has become little weak, 0.01, but obviously when you see it in percentage terms, it's pretty massive, right? So it's become literally little weak, and it's going to help us when we receive the money. The Japanese yen is having a little bit better commanding position when it left, right? So over here, इसकी वजह से मेन शॉक आता है, जो इनकम बढ़ रही है, यही है कारण जो इनकम बढ़ा रहा है, मेजर रीजन. एंड स्पेशली दैट रीजन इज मोर प्रोमिनेंट because 1.58, 1.57, right? The base is decent. यहाँ भी है, यहाँ अगर आप देखो 0.001 चेंज आ रहा है, बहुत छोटा चेंज है, लेकिन आप देखो बेस और भी छोटा है, राइट? So यहाँ भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ रहा है वो. So if you notice, same thing is happening. The rupee is becoming a little weaker. So when you're receiving dollars, rupee is weaker than before condition. So technically, dollar, when we shell it out, rupee is in a weaker condition. So technically the dollar is able to pull out a lot of rupee for us, and that's some good news, right? So we quickly go to the sum, right? यहाँ given दिया हुआ है proposal 1, right? Amount of investment in Japanese yen, right? FER ये था, जब एग्जिट किया था कितने पैसे लगाए हमने इंडेक्स ट्रेडेड फंड में, राइट? तो 316 बिलियन जापानीज येन. डिविडेंड रिसीव्ड कितना भाई? 25 बिलियन. इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग, राइट? आपने जब पीसीपीटी आर्बिट्राज पढ़ा है, व्हेन यू स्टडीड दैट, यू वुड हैव नोटिस्ड दैट उसमें पीसीपीटी आर्बिट्राज में बहुत बार ऐसे सिनेरियो आते हैं व्हेन वी नीड टू शॉर्ट ऑन द स्पॉट मार्केट. होता क्या है, स्पॉट मार्केट पे शॉर्ट अलाउड नहीं है, तो व्हाट डू यू डू? यू बोरो शेयर्स एंड सेल इट, लेटर ऑन कवर इट. कवर इट का मतलब कुछ नहीं है, यू बाय इट एंड गिव इट बैक टू द लेंडर हु गेव द शेयर्स. सीधी बात, राइट? वहां जनरली पीसीपीटी आर्बिट्राज में लेंडिंग कॉस्ट अटैच नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो होता है ना. तो वही उसी की बात हो रही है. इनकम फ्रॉम स्टॉक लेंडिंग, उसके पैसे मिले अपन को, राइट? जो रियलिस्टिक है, मैं लेंड करूंगा स्टॉक को, आई शुडंट रिसीव मनी, आई एम लेंडिंग स्टॉक, आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ रिटर्न, राइट? सो दस value of investment on 30th September 2020, that is at the time of exit, is 316. There's nothing else specified regarding the fund movement as such, right? Which they can complicate and do specify, right? They can do that. So yen 11.9276 discount, that's technically our exit charges. What do we have? 346.6076, right? That's technically being repatriated at home, but not at 1.58, 1.57. So that's
making me gain a handsome amount, right? So 200 billion technically left India, and they are coming back as 220.77. Happy man, right? Proposal to US Treasury bills. कोई थ्रिल ही नहीं है देखो proposal के अंदर. Treasury bill में पैसे डाल दो, बात खत्म. So when I converted, what do I have at hand, right? यहाँ देखो ₹1 $0.014 उस रेट पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे $2.8 billion आपको मिलेंगे, which you invest, on which you get interest 5% per annum. That's technically 2.5% for 6 months, $0.07 billion, right? Dollars. The total amount of dollars that you have at hand is 2.87, but it's getting repatriated at not 0.014 but at 0.013. है 220.77. वो सब आपको दिखाया था ना, सेम वहां भी ऐसा ही हुआ था. ट्रिपल थर्ड डेसिमल, सेकंड और थर्ड डेसिमल, और मे बी फोर्थ डेसिमल एरर वाज देयर. वेरी करेक्ट, इट वाज थर्ड डेसिमल एरर. वंडरफुल, राइट? वहां भी ऐसा ही हुआ था. फिर पूछा था अब इन्वेस्टमेंट से करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग. तो इसलिए मैंने वो आंसर दे दिया. यहाँ भी as the amount received under both the options is same, the firm can choose to invest in US Treasury bills as it would be a safer option. Index traded fund, वो सब स्टॉक लेंडिंग, वो सब करने से अच्छा भाई शांति से पैसे डाल दो ट्रेजरी बिल्स में, कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड. सत्य वचन. ये एक बहुत प्यारा सम, और सबको बहुत सारी बधाइयां ये अच्छे से करने के लिए. नाउ कमिंग टू 5B, if I come to this now, it's not a tough sum, but something that was not generally asked, right? Because coefficient of determination is something that is not very frequently asked in the paper, but yes, pretty very manageable, right? Following are the details of 3 mutual funds, but there is few things that I want to discuss with respect to this sum. Growth fund is 7%, balance fund is 6%, regular fund is 5%. Obviously, they are less on terms of aggression as you go from growth to balance to regular, right? Or debt fund, technically, it gets low the return. Market is 9%. What these fund managers are doing, right? A more amusing thing over here is the yield on 182 dates treasury bill is 9% per annum. Yes, 6 month ka bill hai, 9% rate diya, perfectly fine, right? But my concern is market is 9%, and treasury bill, that's technically risk-free rate of return, is also 9%. Markets are going through some seriously bad phase, trust me, right? So बेरेंस दिया हुआ है यहाँ, इसको रूट करोगे क्या मिल जाएगा? SD मिल जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को रूट कर दोगे क्या मिल जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर फंड एंड द मार्केट मिल जाएगा आपको. रेट रैंक द फंड्स एज पर द शार्प्स मेजर. शार्प्स मेजर के लिए क्या चाहिए अपने को? वी रिक्वायर द एवरेज रिटर्न minus the risk-free rate of return divided by SD. The total risk, the strainer's ratio, is the one which is more, you can say, a better tool to handle diversified portfolios. So that's why we use beta over there. Only the systematic risk part is used. Minus RF. या आप अलग अलग तरह से बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो, राइट? एंड तो हमको क्या SD निकालना है, बीटा निकालना है, राइट? बीटा आराम से निकल जाएगा, राइट? तो लेट्स गो वेरी क्विकली टू दिस. वी नोटिस 5B वो जानकारी दी है. T bill 182 days, 9% per annum, that's technically risk free. ग्रोथ बैलेंस रेगुलर मार्केट, मैंने पूरा एक टेबल ही बना के खत्म कर दिया उसको, राइट? SD कितना आया? रूट मारते जाओ. अरे भाई हाइलाइटर आना था. सो रूट ओवर वेरिएंस करो, राइट? मार्केट का वेरिएंस भी देखो काफी डिसेंटली कम है. आई एम नॉट सेइंग इट्स द लोएस्ट, बट रिटर्न भी बढ़िया है. इट्स मार्केट लुक्स लाइक अ ग्रॉस आउट परफॉर्मर, राइट? नाउ इफ यू नोटिस R, which is nothing but root over coefficient of determination, राइट? ये आपको मिल गया अपना R स्क्वायर है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो आपको मिल गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट? ये भी अपन को मिल गया, ठीक है, अच्छी बात. बीटा, अब ये अपन ने कैसे निकाल लिया? बहुत सीधा सीधा है. डिफरेंट वेज, जस्ट अप्लाई R into SD of the portfolio, right, or the fund or the stock so called, divided by SD of the market, right?
बेसिकली ये अप्लाई करोगे, क्योंकि आर बनता किससे अगर आप याद करो तो covariance between the stock in the market divided by SD of S into SD of M. So when you multiply it with SD of S by SD of M, SD of S gets cancelled out, SD of M gets squared. तो क्या आ जाएगा? Covariance between the stock in the market divided by the market variance. तो क्या होगा वो बीटा, और कुछ है, सीधी सीधी बात, बीटा निकल गया हमारा, राइट। मार्केट का बीटा डिफॉल्ट 1 होता है। तो शार्प रेशियो अगर आप देखें, सारे के सारे फंड अंडर परफॉर्मेंस है, दे आर परफॉर्मिंग वर्स देन रिस्क फ्री रेट, तो इसीलिए सब में नेगेटिव वैल्यूज आ गई, राइट। इट्स एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय योर एसडी। ट्रेनर्स रेशियो एवरेज रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा हमने निकाल लिया है, बहुत सारे तरीके हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वे फंड कंपैरिजन के लिए मैंने ये किया था क्योंकि लास्ट पॉइंट में वो बोला गया था हमको, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेक्निकली देखो सबसे बेस्ट रेट मार्केट का है, दैट इज नथिंग बट एसडी बाय रिटर्न। सबसे कम एसडी फॉर 1% ऑफ रिटर्न, सही है यार, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड बेस्ट मिलता है बैलेंस फंड, उससे खराब रेगुलर फंड। ग्रोथ फंड तो देखो यार रिस्क ही रिस्क है, राइट, और जैसे रिटर्न भी कुछ खास नहीं है यार, बिकॉज इट्स लेस देन मार्केट। We can observe that all the funds are underperforming the market. The comparison between the funds on the Sharpe ratio states the growth fund is better than your balanced fund is better than that balanced fund is better than your regular fund. अगर आप चेक करो Sharpe ratio में है greater the better, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन में यही ग्रेटर हुआ ना, 0.2083 is a greater amount then 0.625 or for that matter 0.4054, right. Comparison between trainers ratio same idea है, greater the better वाला, तो वहां भी अगर हम लोग देखें भले बेचारा ग्रोथ जितना खराब है, better than balanced and regular in terms of their comparison on the basis of systematic risk, that is beta. All the funds are underperforming in comparison to the market in terms of all the parameters technically. When I have to compare it with the market, that is what they asked in the last part, right? So just try to crunch the sum in a little space and finish it off. Coming to the last question, right, but having two parts, 6A and 6B. Now 6A के ऊपर अगर हम लोग बात करें, investor is considering to purchase equity shares of LX Limited, right, whose current market price is 112. The company is proposing a dividend of rupees 4 for the next year, 4 for the next year. So ठीक है। LX Limited is expected to grow at 20% per annum for the next 4 years. So is this 4 already adjusted for growth? If you ask and make a very sane argument, or you are saying it's already for the next year, there is 20% growth, so that 4 is after the adjustment of 20% growth, right? So that's inclusive of growth. Growth will decline linearly to 16% per annum after first 4 years. धड़ाम से डिक्लाइन होगा या फिर लीनियरली डिक्लाइन होगा, लीनियरली बोला गया है यहाँ, राइट, लेकिन लीनियरली यानी स्टेप डाउन, कितना स्टेप डाउन होगा ईयर बाय ईयर कोई जानकारी नहीं है, राइट। तो वो पूरा जो डिक्लाइन का पीरियड है वो भी नहीं दिया गया, अगर आप पूरा सम पढ़ो ध्यान से। आफ्टर फर्स्ट 4 years ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द ग्रोथ विल डिक्लाइन लीनियरली टू 16% पर एनम आफ्टर फर्स्ट 4 years. लीनियर डिक्लाइन है बट देयर इज नो टाइम फ्रेम मेंशन। देयर आफ्टर इट स्टेबलाइज एट 16% पर एनम टिल इंफिनिटी। हम लोग ये बेसिक असम्पशन लेके चलते हैं, दैट विल डिक्लाइन बाय 1% पर एनम। सो टेक्निकली क्या आ गया भाई, 1 2 3 4 वो तो ग्रोथ है, 5th से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अरे यार हाँ जी, सो 5th ईयर पे कितना आएगा, घटा दो 19। 6th ईयर पे कितना आएगा 18। 7th ईयर पे कितना आएगा 17। 8th ईयर पे कितना आएगा, राइट। तो ये डिक्लाइन है, उसके बाद तो भाई 8th ईयर से तो सेट हो जाएगा वो 16 पे,
टिल इन्फिनिटी, अच्छी बात है। सो द इन्वेस्टर रिक्वायर्स 20% per annum KE. Calculate the intrinsic value whether it is worth to purchase the share. This price looks like put, isn't it? So नहीं, अभी यहाँ बात करते हैं ये 7, इसके ऊपर बहुत सब टेंशन लेते हैं। हाँ सर 7 क्यों दिया? सीधी सीधी बात है, 8 से स्टैग्नेट हो गया है, करेक्ट। 8 से 16 is stagnant. So the moment you apply D8 divided by KE minus G, आपको क्या मिल जाएगा मालिक? P7। टेक्निकली वो क्या है? P7 है हमारा 7th year end price of the share, right? And we loosely also call it as the first day of the 8th year price also, right? मैं अभी एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड के आर्गुमेंट में नहीं आ रहा हूँ, राइट? इनटू डिवाइड बाय, अब ये 77 P7 आ गया आपके पास, ठीक है, उसको रॉक बैक करना है तो 7th ईयर का ही फैक्टर चाहिए ना, 8th ईयर का क्या करना है आपको, राइट? नो बट सम पीपल आर लाइक सर 8th ईयर अगर मैंने लिया हो तो जहां तक मुझे याद है 0.233 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है सर, अगर वो लिया होता कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आंसर विल फॉल देयर अबाउट्स ड्यू टू जो फ्रैक्शन चेंजेस है उतना ही असर करेगा, 10-20 पैसे इधर उधर, नथिंग टू वरी, राइट? यू हैव टेकन 8th ईयर पे आपने ले लिया है, उसको रॉक बैक कर दो डिविडेंड को, 9th ईयर का डिविडेंड लो, रॉक इट बैक टू 8th ईयर एंड बाद में 2.33 अप्लाई करो, आ जाओ, बी देयर अबाउट्स टू द आंसर, नथिंग टू वरी। सो दिस इज हाउ डू आई रॉक बैक टू technically P0, right? How do I come to that values, right? So I can just do 1 plus KE to 7, right? भाई हमारे पास, ठीक, सत्यवचन। Now sir ऐसा सम आया था, we going to that section of our argument, ऐसा सम आया था, ये देखिए मैं आपको शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, क्योंकि कुछ खास कसरत नहीं थी, इस तरह के सम आए हैं, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो का सम पूछे गए हैं, May 16 में ही पूछा है, राइट? फॉर 5 marks, yes, but beta, standard deviation, everything was given, so I was not like very much inclined to show you this sum. I cannot term it as similar by any grounds, right? But हाँ, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो कंप्यूटेशंस पूछे जाते हैं, राइट? तो इसमें एक थोड़े कॉम्प्लेक्स सम्स भी आए एक दो बार। नाउ where we had to back work and find out stuff, वो भी pretty peaceful था, right? 2.51 कब का है भाई ये? नंबर 19 ओल्ड सिलेबस। सर ओल्ड सिलेबस, आप तो न्यू सिलेबस के पेपर का बता रहे हो आंसर्स, ओल्ड सिलेबस का भाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन तो कॉमन है, राइट? कांट से ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन दे दिया, ये तो उससे भी मस्त था, राइट? आप लोग को तो बहुत सीधा सीधा सम मिला है, ये उससे भी बहुत बढ़िया था। Now, the company has shown an extraordinary growth of 40% in its earnings last few years. The high growth is likely to continue for next 5 years, after which the growth in earnings will decline from 40% 10% during the next 5 years and remain stable 10% thereafter. The decline in the growth rate during the 5 years transition period will be equal and linear. Right? इसमें पे आउट रेशियो भी चेंज कर रहे हैं लोग, तो वहां तक नहीं जा रहा मैं, लेकिन सम आया था तो, और काफी रिसेंट भी था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हुए एक ही ध्यान रखना है अपने को, D1 को लेकर बड़ा कॉशियस रहना है, राइट? ये गिवन है, डेटा मैंने लिख दिया, समरी जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। नोट द टाइम पीरियड ऑफ डिक्लाइन इज नॉट स्टेटेड, दस वी अज्यूम अ लीनियर फॉल ऑफ 1% पर एनम ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years, राइट? ये लिखना जरूरी है मेरे हिसाब से। कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ये फुल क्यों पहना है मैंने इसको? फुल इसलिए पहना है बिकॉज आई मस्ट हैव रिटन अ नोट ऑन 4 rupees। आ गया, हाँ ये रहा नोट। As the sum very clearly states that the dividend of ₹4 is expected for the next year. We assume the ₹4 is inclusive of 20% growth and the sum has been solved in the same manner. Clearly बता दिया भाई, यही मैंने assume किया है, यहाँ कोई 20% का एडजस्टमेंट नहीं होगा, हाँ ना, ठीक। फिर मल्टीप्लाई करो, आ गया 3.33, फिर बाद में आपको एडजस्ट करना होगा। It's 1 year, it's already in 4, टेक्निकली 4 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आएगा? 3.33 आना चाहिए कुछ, हाँ 3.33, तो हमारा D0 था, ये D1 दे दिया है ऑलरेडी, राइट? फिर यहाँ उसको एडजस्ट किया, दैट्स टेक्निकली 3.333333 इंटू 1.2 इंटू 1.2, वो यहाँ हो रहा है,
right? That's basically 4 into 1.2, right? Pull it back, 3.33, 3.33, 3.33. सर ये हो क्या रहा है, तो सेम नंबर क्यों आ रहा है? तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, डिवाइड बाय 1.0 क्यूब है, ये दो बाहर पड़े हुए हैं, एक इसके पास है, राइट, इन 4, सो अगेन देखो 3.3. उसके बाद सर चेंज क्यों हो रहा है, देखो लीनियर डिक्लाइन है, यहाँ 19% आ गया, वहां से नंबर से होना चेंज, राइट. और लास्ट में मैंने यहाँ क्या किया, एज आई टोल्ड यू, आई फिगर्ड आउट D8, फिगर्ड आउट द वैल्यू ऑफ P0, देखो K माइनस G लगाया, यहाँ कहा गया भाई जादू पेन, राइट, K minus G, so I get my, from D8 I get my P7 values, rocket back, and what do I get, 114.94, that's roughly 115 that I'm getting, right. मैंने बोला ही था शेयर 112 का, ये वो जब बोल रहे थे तब मेरे मन में लालच जागा ही भाई, ये खरीदने लायक है, राइट, क्योंकि मैं आंसर बना के बैठा हुआ था ना. चलिए, तो ये बेहतरीन, सबको बधाई 8 मार्क के लिए, ठीक. And repeatedly saying that this is not only for my students, this is for everyone, the student fraternity as such, right. तो ये भाई शेयर खरीदने लायक था नहीं था, whether it's worth to purchase the share, yes it is, right, because the share is trading at less than the intrinsic value, almost 3 rupees less, coming to 6B, right. And technically for all practical purposes, our last question, ठीक है. The management of a multinational company TL Limited is engaged in construction of infrastructure project, right. Start smelling capital budgeting, right. Proposal to construct a toll road in Nepal is under consideration, so we have some Nepalese rupiah, right. ऐसा नहीं है लेकिन. So the initial investment will be in purchase of equipment costing USD 250 lakhs USD. पहले USD कहाँ से आ गया, पहली बात. दूसरी बात, सिर्फ इक्विपमेंट, टोल रोड बनाने के लिए सिर्फ इक्विपमेंट होता है क्या, ठीक है. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज 10 years. द डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट विल बी चार्ज्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड वी अज्यूम इट्स अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेस. EBI DTA, राइट, to be collected from the toll road is projected to be $33 lakhs per annum for a period of 20 years, right. So USD में आ रहे नंबर्स, 20 years, ठीक, अच्छी बात. To encourage investment, Nepalese government is offering a 15-year term loan of $150 lakhs at an interest rate of 6% per annum. The interest is to be paid annually. Technically, say 6%, that's 0.06 into 150, that's 9 lakh USDs. Loan will be repaid at the end of 15 years in one tranche at one go. The required rate of return for the project under all equity finance is 12% per annum, यानी ये हो गया बालक हमारा KE. पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो ये हमारा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट. टेक्निकली अगर आप देखने जाओ, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जब है 30%, राइट, हमारा KD है पोस्ट टैक्स, we check interest, it's 6%. So if I just go for 6 into 1 minus T, that's technically going to give me 6 into 0.7, right, that's 4.2%. लेकिन यहाँ लिख में दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं. All cash flows will be in USD, right. Ignore inflation, अच्छी बात है, thank you. You are required to advise the management on the viability of the proposal by using adjusted net present value method. अरे भाई कौन से जमाने का क्वेश्चन है, right? This is a typical capital budgeting question, and adjusted net present value method is something not very often that turned up even in the old syllabus, right? Adjusted NPV के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, right. Adjusted NPV थोड़ा सा ही brief बता दे रहा हूँ, क्योंकि this is not something which I can rush and you'll just keep on following as you're doing till now, because this is something not kind of a topic which is touched upon very frequently. Now, adjusted net present value is, you have to look at the entire project from the equity shareholders perspective. सारा पैसा उनका, सब कुछ उनका, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, pure equity funded, right. Then the debt component comes in,
right? Makes it obviously cheap. That is when you get the NPV of the project, right? Accounting for the debt component, वो नॉर्मल एनपीवी होता है जब डेट इक्विटी सब आप लेकर अकाउंट कर रहे हो. लेकिन एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग पहले पूरा जाएंगे इक्विटी बेस्ड, ओनली इक्विटी फंडेड के हिसाब से हमको एनपीवी निकालना है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बेस केस एनपीवी. कॉल इट right. Then you have to do adjustments for इफेक्ट्स ऑफ बोरोइंग, राइट? उसको एडजस्ट कर दो बेस केस एनपीवी के साथ, सो यू गेट एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू. सर इसका उद्देश्य क्या है? there are a set of thinkers who think that the adjusted net present value gives a more sound kind of a perspective from the equity shareholders point of view और ज्यादा क्लियर पर्सपेक्टिव देता है. क्योंकि सबसे पहले बेस केस एनपीवी निकाला जाता है जहां कुछ भी डेट इन्वॉल्व नहीं होता है, एकदम क्लियर कट स्ट्रेट जाना है, और बाद में उसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं कि भाई बोरोइंग करने से हमको क्या इफेक्ट्स मिल रही है, उसको एडजस्ट करना है, राइट? तो टेक्निकली देखा जाए तो जो इफेक्ट्स ऑफ बोरोइंग होता है ना, दैट इज टू बी ऑलवेज उसके लिए जो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करते हैं, दैट शुड बी प्री टैक्स कॉस्ट, राइट? A small paragraph on adjusted present value, but the thing is that this is kind of an old world thing. We all expected some kind of forex movement in this, right? FERs आने थे, जैसे आप लोगों ने देखा स्टडी में, बढ़िया सम्स है, बड़े सम्स है, right? And everyone when they started, everyone was like हाँ अभी आएगा कुछ, फॉरेन एक्सचेंज रेट आएगा, इन्फ्लेशन घुसेगा, राइट? वैसा कुछ हुआ नहीं. ये बेसिकली पूरा सब कुछ हटा दिया फॉरेक्स का एंगल, और यूएसडी आ गया कहीं से, एंड दे मेड इट यस्टरडे, और जो होते हैं पुराने सिलेबस वाला एक प्रैक्टिस वाला सम बना दिया इसको, राइट? तो अच्छी बात, क्या कर सकते हैं, राइट? इफेक्ट्स ऑफ बोरोइंग शुड बी, उसका जो एडजस्टमेंट है शुड बी एट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ दैट 6%. और बेस केस एनपीवी में ऑब्वियसली पूरा इक्विटी फंडेड है, तो वी बी यूजिंग केई. तो टेक्निकली देखा जाए तो 12% सब ठीक है, 8% का कुछ काम नहीं है, राइट? इट हैज नो यूज, राइट? इवन इफ यू ट्राई टू कंप्यूट अदर स्टफ्स, अदर कॉम्बिनेशंस, 8% नहीं मिलना आपको, राइट? ऐसा सम आया था, नहीं आया था, वो मैं पहले बता चुका हूं. सो ऐसा भी आया था, कैटेगरी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, right? So as it's our last sum, I'll just try to quickly wind it up with my answer. कहाँ गया भाई आंसर? हाँ ये रहा. क्वेश्चन नंबर 6 भी गिवन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, हमने डिस्कस कर लिया. गवर्नमेंट इज ऑफरिंग $1,50,000 लोन, 150 lakh sorry loan at 6% interest. Thus Nepalese government is offering $150 lakh of loan. अच्छी बात है. इंटरेस्ट 6%, वो सब दिया हुआ है. रिक्वायर्ड कंप्यूट एडजस्टेड, यहाँ देखो मैंने लिखा ही हुआ है, मैं हाँ डायरेक्ट आ जाता. बेस केस एनपीवी प्लस माइनस इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग. इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग आर इशू एक्सपेंसेस, नहीं है हमारे में. टैक्स सेविंग ऑन इशू एक्सपेंसेस, वो भी नहीं है. टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, ये है भाई, ये है. क्योंकि इंटरेस्ट का कॉस्ट क्या है, हमने अभी कंप्यूट किया था, 150 पे 6%, तो 9 लाख USD आएंगे पर एनम फॉर 15 years. तो when you bring the debt component along, what is the benefit of debt component that is adjusted to our base case NPV? Any saving, तो यहाँ हम लोग, हमारे केस में तो ये बेनिफिट ऑफ डेट कॉम्पोनेंट है, सीधा. If we take a loan from the Nepalese government, they are going to actually charge only 6%, which is much cheaper rate than our cost of equity. तो उसमें भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तब हमको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा. तो पीवी ऑफ सच टैक्स बेनिफिट्स ड्यू टू डेट गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड हैज टू बी एडजस्टेड, उसको हम लोग इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं. बेस केस एनपीवी में इस सम के अंदर एनी टैक्स सेविंग ऑन अकाउंट ऑफ डेट शुड बी डिस्काउंटेड एट इंटरेस्ट रेट, विच इज नथिंग बट प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, राइट?
तो कंप्यूटेशन ऑफ बेस केस एनपीवी प्योरली इक्विटी फाइनेंस फर्स्ट 10 इयर्स, क्योंकि देखो मैं पूरा इंटरेस्ट को गायब कर दे रहा हूं, अगर इंटरेस्ट रहता तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, पूरा इंटरेस्ट को गायब कर देता हूं। तो दो स्लॉट में आई कैन सॉल्व द एंटायर सम, वन इज विथ डेप्री फर्स्ट 10 इयर्स, सेकंड 10 इयर्स विदाउट डेप्री। तो वैसे ही मैंने किया है, ईबीआई डीटीए ये आ गया 33 lakhs USD, 25 SLM था तो 250 by 10 कर दिया, डेप्री निकल गया, राइट। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना मिला 8 अपन को, राइट। टैक्स उस पे 2.4 30% के हिसाब से, ईएटी कितना मिला 5.6, नॉन कैश कॉस्ट डेप्रिसिएशन एडेड बैक 30.60, फ्री कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स। नेक्स्ट 10 इयर्स अब तो कोई नहीं है भाई, डेप्री भी नहीं है बचाने के लिए अपन को, सो ऑब्वियसली द टैक्स विल एक्चुअली किक इन टू reduce our cash flows, and that's what's happening, right? Satyavachan. So I'll find the present value. right? सर ये दिया हुआ नहीं है, सेकंड पार्ट आप जो बता रहे हो 5.650 is given 1.819, खुद कंप्यूट कर लो। दूसरी बात 20 इयर्स का दिया हुआ है, 10 इयर्स का दिया हुआ है, एट 12% माइनस कर दो तभी सेम नंबर आएगा, राइट। 20 इयर्स का कहाँ है भाई, दिखाओ क्या है 7.469, मैंने भी वैसे ही किया है, 7.469 माइनस 5.650 कितना है 1.819, शायद वही नंबर है जो हमने यूज किया। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हो गया, बेस केस एनपीवी सारा इक्विटी फाइनेंस है तो एवरीथिंग विल गश आउट टुडे ओनली, सो 250, ठीक। तो क्या आ गया हमारा बेस केस एनपीवी नेगेटिव $35.09 lakhs। साइड इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग अब हमको काउंट करना है, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग्स बड़ा बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे नंबर्स आए हैं, यहाँ बहुत सीधा सीधा है। ये 2.7 कहां से निकला भाई, इफ आई टेक अ लोन 9 लाख इज माई इंटरेस्ट, टैक्स शील्ड और टैक्स सेविंग, टैक्स की बचत ऑन इंटरेस्ट 2.7 दैट इज टी इनटू आई बॉट टू प्रेजेंट वैल्यू। सर ये रेट कहां दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, खुद कैलकुलेट किया है, बता रहा हूं मैं किस रेट पे 6% के हिसाब से, कितने टाइम पीरियड के लिए सर आपने ये किया है वो भी बता दे रहा हूं आपको, दैट इज फॉर 15 years बिकॉज द इंटरेस्ट वुड बी पेड फॉर पीरियड ऑफ 15 years। तो उस हिसाब से ये बेनिफिट ऑफ मुझे मिला क्या, बोरोइंग्स, तो मुझे फायदा हो गया उसकी वजह से, तो वो मैंने एडजस्ट कर दिया, कितना आया 26.22, मेरा एडजस्टेड एनपीवी आ रहा है $8.87 lakhs नेगेटिव, राइट। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लायक नहीं है फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव। ये लास्ट में क्या किसने नोट लिख दिया, राइट। एनपीवी विद डेट फंडिंग is $42.85 lakh, my god, positive number, huge। सिर्फ इतना ज्यादा फर्क क्यों आया, राइट। यहाँ तो हमने टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट जो था हमारा, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट, वी हैव कंप्लीटली टेकन दैट, तो ये इतना ज्यादा फर्क क्यों आ रहा है। सबसे बड़ा फर्क कौन ला रहा है पता है, ये जो कैश फ्लो है ना, जस्ट बताने के लिए, कुछ इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सम, right, this 250 technically would become -100, हाँ जी सत्यवचन, and the rest 150 cash flow, अरे भाई क्यों 150 cash flow will take place at the end of when 15th year। तो प्रेजेंट वैल्यू के चक्कर में ये बहुत भयंकर वाइप ऑफ हो जाता है, विच इज क्रिएटिंग अ लेस आउटफ्लो एंड अ ग्रेटर एनपीवी। क्योंकि मेरे को एपीवी का ही काम था तो मैंने इसको बाद में इंटरेस्ट सब मैंने हिसाब लगा दिया, उस हिसाब से दिस इज टू बी कट इनटू 3 स्लॉट्स, वो कोई काम की चीज नहीं है। इट्स फर्स्ट 10 years, देन फ्रॉम 10 to 15 बिकॉज फर्स्ट 10 years there would be debris, there would be interest, from 10 after 10 to 15 there would be only interest, after 15 to 20 कुछ भी नहीं, राइट, सेम ऐसे ही हालत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑन पेपर कंप्लीट। लास्ट पार्ट अभी मैं आपसे क्या बोलूं, क्योंकि वो मर्जर एक्विजिशन वाला सम था काफी डाइसी, ये काफी डाइसी,
तो 20 मार्क्स तो यहीं छूट गए, राइट? एटलीस्ट किए भी हो तो वो मन में मजा नहीं आ रहा है कि हाँ, राइट? आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियन, डोंट एट ऑल गेट स्ट्रेस ड्यू टू दिस। तो ऐसा भी नहीं था कि पेपर एकदम मतलब देखा ही नहीं है और कुछ कर नहीं सकते इसको लेकर, वैसा नहीं है, राइट? यू कैन डू, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट काइंड ऑफ इन द बेस्ट ऑफ योर जोन। जो मजा आना चाहिए, एक प्रैक्टिकल पेपर है, हम थ्रिल आता है कि हाँ भाई बहुत मार्क्स निकालेंगे, तो थोड़ा एक कहीं it's a little bit of a damn script because of a couple of questions here and there and couple of questions from very archaic old times. That's completely fine. My only idea that I request to every student, I'm requesting to you, is just go about doing your job, right? लिखो क्या आपके फ्रेंड ने क्या assumption लिया, इंस्टीट्यूट क्या सोचेगा, वो उतना स्ट्रेस मत लो, कॉन्सेप्ट लगाओ, सम करो। और यही तो हमको बता रहा है कि हाँ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा वी हैव टू dig deeper and deeper day by day because of such questions paper coming up, and I would like to heartily say that institute has done a fantastic job. Yes, a few questions are a little bit iffy, but things will get clarified over a period of time, and it's completely fine. So if you are concept driven, you would be like, okay fine, that's a good paper to deal with. ठीक है, one, I'll just sum it up. Lot of old world stuff, right? One thing, few things like kind of not there in not few things, especially I'm just talking about the A and PV, that's APV, adjusted present value, वो थोड़ा हमको ऑफ बीट लगा, राइट? तो वो सोच के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, दैट्स फाइन। थोड़ा आर्किक पुराने स्टफ थे, अगर आप देखो तो वो भी एक है कि ऑब्वियसली देयर आर वेरी ओल्ड क्वेश्चंस सम फ्रॉम 2001, फेयर इनफ, दैट वाज वन क्वेश्चन, फेयर इनफ, बट यस आया था, there were questions that you have done, and so there's nothing to much get bothered about. And let me tell you one most important thing, can we do anything, go back to the paper and make the necessary corrections, right? Not possible. So why bother about it, just start focusing on what we have at hand, right? And this is a humble request, learn, keep learning, keep enjoying your studies, and this is a fantastic subject to learn, and there's much more to finance than just your syllabi. Just keep learning, keep enjoying yourself, and I know everyone will pass, and you would have seen that I always say that ये ठीक किया है, ये भी ठीक किया, बहुत बढ़िया कर रहे हो, as I believe that everyone is at that stage, if not they will reach that stage, right? So यही पॉजिटिविटी की जरूरत है। सर आप बोल रहे हो आपने एकदम करेक्ट किया, इसके 8 मार्क मिलेंगे आपको, एंड देन यू वुड बी लाइक नो, आई हैव नॉट एग्जैक्टली डन लाइक दिस, कोई टेंशन नहीं, आई एम जस्ट गिविंग माय ओपिनियंस, right? You've done a fantastic job, stop being bothered. The moment you start being bothered, a bothered brain is not going to do the most fantastic job. So just start enjoying yourself, right? Whatever be the paper, you have to just enjoy yourself. That is how positivity will kick in. The more you are happy with yourself, automatically thoughts will flow and you will be doing an excellent job, right? So that's it. And just I want to like to wind it up on a last notes, calling everyone a big best of luck, and you do amazing job. Bye.